execution, relevant provisions regarding execution of टिकरी। बैकग्राउंड आप समझ गए कि कितनी टिकरी बनती है, कौन सा एक्सिक्यूटेबल है, इन्फोर्सेबल कौन सा है, ये सब आप समझ गए। अब रेलिवेंट प्रोविजंस क्या है ये समझने के लिए आप सबसे पहले सेक्शन 50 देखिए। सेक्शन 50 सीपीसी, ये सेक्शन 50 जो आप बताए थे कि किन्हीं का आवाज आ रहा है, ऑडियो आप बंद कर लीजिए। सेक्शन 50 सीपीसी में प्रावधान बनाया गया है कि अगर कोई जजमेंट डेटर मर गया एक्सक्यूशन फाइल करने के पहले और एक्सक्यूशन के पेंडेंसी के दौरान, दोनों स्थिति में, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के विरुद्ध एक्सक्यूशन प्रोसीड करेगा। जैसा कि आप लोग में से किन्हीं एक ऑफिसर ने रिप्लाई में कहा था कि लीगल एयर्स वर्ड बोले थे लीगल एयर्स के अगेंस्ट में। लीगल एयर्स के जगह पर प्रॉपर होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का डिफिनेशन कहां पर है मालूम है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव का डिफिनेशन कहां पर है? सेक्शन 2 सीपीसी में भी है, बाद में देखिएगा। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में जितना वारिस होता है, उत्तराधिकारी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अलावे एक्सटेंडेड डेफिनेशन है, उसके अलावे भी हो सकता है। अगर वो किसी को अटॉर्नी बना दिया हो, किसी को विल के जरिए लीगेटी बना दिया हो, किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया होगा, तो डिफिनेशन नहीं है सर, सेक्शन 211 में है। हाँ, वो तो है ही है, उसमें वन हु इंटरमीडिएट्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज, तो डिफिनेशन तो है, तो आपको जानना चाहिए ना। कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो ये जो वारिस है उसके अलावे जो उसके प्रॉपर्टी से इंटरमीडिएट करता है, यानी उसका केयर टेकर है, उसके लिए वो कोई उसको अथॉरिटी मिला हुआ है उसको डील करने के लिए, किसी भी तरह से वो इंटरमीडिएट करता है, तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। तो एक्सक्यूशन में सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 22 के तरह नहीं होगा, बल्कि सेक्शन 50 का सहारा लेके अगर कोई पहले मर गया है फाइल करने के पहले, तो एक्सक्यूशन पिटीशन में लिखना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप उसको चेक कीजिएगा। उसमें लिखना चाहिए कि जजमेंट डेटर सो एंड सो हैज डाइड प्रायर टू फाइलिंग ऑफ दिस एक्सक्यूशन केस, हेंस हिज heirs एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या तो दोनों या दो में से कोई एक, जिसका चॉइस है। उसमें ऐसा नहीं कि जितना heirs है सबको करना ही जरूरी है, वो सब्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है ऑर्डर 22 का, जिससे हम समझते हैं, मान लीजिए कि एक आदमी मर गया, उसके खिलाफ टिकरी हो गई, उसको 4 बेटा है, 3 बेटा के पास वैसी प्रॉपर्टी नहीं है, चौथा के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो उसके खिलाफ वो प्रोसीड कर सकता है। ये चॉइस डिग्री होल्डर का है। फिर उसमें अगर कंटेस्ट होता है बाद में कि चारों की लायबिलिटी बराबर है और जिनके अगेंस्ट में जजमेंट पास किया उनके हम लोग 4 वारसान हैं, चारों का शेयर बराबर है, तो लायबिलिटी बराबर है, तो जब एसेट्स हम जितना लेंगे उतना ही लायबिलिटी शेयर करेंगे, वो दूसरा सिद्धांत। लेकिन किसी एक के खिलाफ या चारों के खिलाफ प्रोसीड किया जाएगा, तो वो पहले पिटीशन में लिखा जाएगा, क्योंकि जब एक्सक्यूशन फाइल होगा तो टिकरी के कॉपी से एक्सक्यूशन पिटीशन में जो नाम पता रहता है उसको ऑफिस मिलाता है, अगर नहीं मिलेगा तो वो ऑब्जेक्शन करता है। फिर कोई मैटर हुआ तो बेंच में आप लोग के सामने आएगा, पुटअप होगा, तो जो वकील होंगे वो कुछ उसके संबंध में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जानना जरूरी है कि सेक्शन 50 ही एक सेक्शन है जिसमें जजमेंट डेटर अगर पहले भी मर जाता है या ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ एक्सक्यूशन में रहता है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसमें जोड़ा जा सकता है। वो जोड़ने की क्रिया
एडिशन ऑफ पार्टी में आएगा, ऑर्डर 1 रूल 10 में आएगा, तो वो ऑर्डर 1 रूल 10 भी अप्लाई नहीं करता। एग्जैक्टली उसी का प्रिंसिपल है। सब्स्टिट्यूशन और एडिशन ऑफ पार्टी दोनों फर्क है। तो इसलिए ऑर्डर 1 रूल 10 का भी सिचुएशन नहीं है और ऑर्डर 22 का भी सिचुएशन नहीं है। एक्सक्यूशन में इसीलिए लेजिस्लेचर ने सेक्शन 50 बना दिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 51। जब तक के डिक्री होल्डर एप्लीकेशन नहीं देगा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में, तक कोर्ट जो डिक्री पास किया है, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन उसी कोर्ट का है एक्सक्यूशन करने का, लेकिन सुओ मोटो नहीं प्रोसीड करेगा कोर्ट। सेक्शन 50 कहता है एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री इज डिपेंडेंट अपॉन फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर। जब एप्लीकेशन फाइल होगा तब देखना है कि प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं, डिक्री उसके साथ है कि नहीं, डिक्री का रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो इसमें 4 मोड ABCD में प्रेस्क्राइब है। वो 4 मोड में से किसी एक मोड में जैसा नेचर ऑफ डिक्री है, अगर किसी को रिकवरी ऑफ पोजेशन का डिक्री मिला है तो एक्सक्यूशन क्या होगा, उसको पोजेशन दिलाना। किसी के प्रॉपर्टी का सेल का हुआ है तो उस प्रॉपर्टी को अटैच करना, अटैच करने के बाद उसको सेल पर चढ़ाना, उसके बाद सेल करना। अगर किसी के अगेंस्ट में सिविल प्रिजन में अरेस्ट का और डिटेंशन का डिक्री हुआ है तो उसके अगेंस्ट में अटैचमेंट ऑर्डर और अरेस्ट ऑर्डर, वारंट जो भी है वो सब निकालना होगा। अगर कोई काम के लिए रिसीवर के लिए जरूरत पड़ेगा तो रिसीवर का बहाली होगा, या और भी जिस प्रकार से चाहिए एक जनरल सब क्लॉज ई में बना दिया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 52। अगर मनी डिक्री होगी तो मनी डिक्री का एक्सक्यूशन होगा। उसके पास अगर प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच करके और बेच के, जजमेंट डेटर का। अगर वो नहीं है तो उसके जो वारिस है उसके पास। और अरेस्ट एंड डिटेंशन का जो शक्ति कोर्ट को दिया गया है वो है सेक्शन 55 में। सिविल प्रिजन में जाता है और इसमें जो अरेस्ट होता है ये डिफरेंट है कि एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए जो वारंट ऑफ अरेस्ट होता है CRPC में, दोनों अलग अलग है। तो इसमें जो अरेस्ट होता है और वो डिटेंशन में जाता है तो इसको सिविल प्रिजन बोलते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एक्सक्यूशन के लिए जानना, वो है सेक्शन 60। वो बहुत लंबा चौड़ा है, 2 पेज में सेक्शन 60 के बारे में चर्चा है। मुख्य चीज है सेक्शन 60 में कि अगर कोई डिक्री होल्डर डिक्री के आधार पर एक्सक्यूशन फाइल करता है और डिफेंडेंट से डिक्री का रकम वसूली के लिए उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहता है, तो प्रॉपर्टी कई तरह का होता है, आप जानते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, उसका सैलरी भी हो सकता है, उसका पेंशन भी हो सकता है, सब प्रॉपर्टी में आता है। अगर कोई किसान है तो उसका किसानी खेती के लिए जो इंस्ट्रूमेंट अपरेटस, हल, बैल, पालो, जिसको चैटर्स कहते हैं, ये सब हो सकता है। ट्रैक्टर हो सकता है, पावर टिलर हो सकता है, इरिगेशनल मशीनरी हो सकता है। अगर कोई बढ़ी है कारपेंटर तो उसका जो आर्टिजन है उसका टूल्स मशीनरी जो भी है वो सब मूवेबल्स में आता है। तो किसी का भी अटैचमेंट करा सकता है और उसके सेल से प्रॉपर्टी रियलाइज कर सकता है। तो पहले ऐसा अनुभव हुआ है, देखा गया है कि किसान का हल, बैल, ये सब जमींदारी के समय में होता था। आज़ादी के पहले जमींदार लोग हल बैल जब्त करा लिया था मामूली 150 रुपये में। अब किसान खेती कैसे करेगा, तो उसको 50 रुपये के लॉस के चलते बाद में 200-500 रुपये का लॉस हो जाएगा, उसका खेती डिप्राइव हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अब कोई पेंशनर है, बूढ़ा आदमी है, उसको 500 रुपया पेंशन मिल रहा है, 1000 रुपया मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, और उसी पर वो डिपेंडेंट है या उसके और डिपेंडेंट्स भी उस पर डिपेंडेंट है, तो टोटल अटैच कर लिया जाए। मान लीजिए उसके अगेंस्ट में 1 लाख डिग्री है, उसका 1 लाख पेंशन मिल रहा है या 1 लाख सैलरी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि 1 लाख पूरा अटैच होगा। तो ये सब कहाँ कितना एक्सटेंड तक होगा अटैचमेंट, ये सब के लिए सेक्शन 60 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उस तरह का सिचुएशन आ गया तो सेक्शन 60
लिखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 65। सेक्शन 65 क्या है कि जब सेल हो जाएगा तो उसका क्या लीगल इम्पैक्ट होगा, जिसको नीलामी कहते हैं, ऑक्शन सेल, कब होगा। तो जैसे सेल डीड लिखता है आदमी, उसी तरह से जब कोर्ट के डिक्री के एक्सक्यूशन में प्रॉपर्टी का सेल होता है तो उसके आधार पर सेल को पहले सेल कंफर्म किया जाता है और कंफर्म होने के बाद उसका सेल सर्टिफिकेट बनता है। तो सेल कंफर्म होने के बाद ही टाइटल, एब्सोल्यूट टाइटल पास करता है और वो एब्सोल्यूट कब माना जाएगा, जब सेल सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसी तरह से जो सिविल प्रिजन में भेजने का, अरेस्ट और डिटेंशन का बताए, उसके लिए सेक्शन 74 है। सेक्शन 74 में अगर अरेस्ट डिटेंशन की बात होगी तो सेक्शन 74 देखिएगा। क्योंकि शॉर्ट टाइम में एक लेक्चर में सारा चीज के बारे में थ्रेडवेयर डिस्कशन होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको सब सिनॉप्सिस टाइप का शॉर्ट में बता रहे हैं। अब नोट आपका रहेगा, उसका जब मौका मिलेगा तो आप उस सेक्शन को देख लीजिएगा, या जब प्रॉब्लम आएगा अपने नोटबुक में परमानेंट रखिएगा। और कुछ दिन में हो सकता है आप पाएंगे कि एकेडमी के वेबसाइट पर भी हम छोटा छोटा आइटम का राइटअप भी वीडियो लेक्चर के अलावे, चैनल के अलावे, यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो लेक्चर्स है उसके अलावे कुछ राइटअप मटेरियल्स भी आपको एकेडमी के वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। तो वो और आसान होगा आपके लिए। और अगर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या अगर ये संभव हो से मेरा व्हाट्सअप, आप लोग में से बहुत लोगों के पास है मेरा व्हाट्सअप नंबर, फ़ोन नंबर भी है, तो अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हमको करेंगे तो जो राइटअप मटेरियल अवेलेबल है हम आपके व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे। लेकिन शर्त ही रहेगा, जब हम आपके व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो आप अपने ग्रुप में सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके मोबाइल में भी हमेशा मौजूद रहे। तो इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी जुडिशियल ऑफिसर हैं वो सिविल सूट के बारे में और एक्सक्यूशन के बारे में, सिविल अपील के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लें और अच्छा क्वालिटी जजमेंट दें, लिटिगेंट के साथ न्याय करें और त्वरित गति से करें। इसलिए मेरा ये सतत प्रयास है और आप लोग के मदद में हम हमेशा रहते हैं। तो इसलिए जितना मेहनत हम कर रहे हैं आपको भी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आपका लंबा कैरियर है। आपको हाई कोर्ट तक पहुंचने का हर जुडिशियल अफसर को एक एम्बिशस होना चाहिए। और जो आप मेहनत करेंगे, क्वालिटी जजमेंट देंगे, आपका ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन सब काउंट करता है और जजमेंट क्वालिटी, मेरिट भी काउंट करता है, तब आएंगे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो आना ही आना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज भी बहुत कम लोग बन पाते हैं और हाई कोर्ट उससे भी कम बन पाते हैं। तो भावना रहनी चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, मुमुक्षु होना चाहिए और 3D याद रखिए, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। 3D फॉर्मूला याद रखिए, इसके साथ आप काम कीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी जरूरत पड़े तो आप कोई प्रॉब्लम आए तो यूट्यूब लेक्चर पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, खास करके सिविल मैटर में। इसीलिए हमने थ्रेडवेयर लेक्चर दिया है। अभी जो टी ब्रेक हुआ इसमें आप लोगों ने कितना लोग सब्सक्राइब किए हैं बताइए? आप लोग कोई नहीं सब्सक्राइब किए आधा घंटा के टी ब्रेक में? कर लिया है सर। किए हैं? जी सर, कर लिया। कर लिए, ठीक है। जो नहीं कर लिए हैं उनको लास्ट रिमाइंडर दे रहे हैं, आप ही के फायदे के लिए कर रहे हैं। और हमको तो इस सब की जानकारी भी नहीं थी, आप ही लोगों ने प्रॉम्प्ट किया, रिक्वेस्ट किया कई बार, सीनियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर सब लोग की सर अवेलेबल रहेगा लेक्चर, खोजिए। तो हम देखिए, दूसरा प्रोविजन है सेक्शन 146, नोट कीजिए। सेक्शन 146 प्रोसीडिंग कहता है, दोनों के लिए है,
डिक्री होल्डर के लिए भी है और जजमेंट डेटर के लिए। अगर सेक्शन 146 पढ़िएगा तो एक बार प्लेन रीडिंग में नहीं समझ में आएगा, वो दोनों के लिए है। जजमेंट डेटर और डिग्री होल्डर एक्सक्यूशन फाइल करने के पहले अगर मर गए हो तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट, डिग्री होल्डर मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल करेगा, जजमेंट डेटर मर गया तो जजमेंट डेटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट होगा। ये सब इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कंसर्निंग एक्सक्यूशन। अब हाउ टू एक्सपेडाइट एक्सक्यूशन, तो हाउ टू एक्सपेडाइट एक्सक्यूशन का 2 मिनट में जवाब है। आप एक्सक्यूशन में क्या करते हैं अब बताइए। अगर आप किए हैं मिस्टर क्या नाम है संजय कुमार, आप एक्सक्यूशन में क्या क्या करते हैं जो पहले बताइए। व्हाट यू डू इन एक्सक्यूशन? सर प्लीज कंटिन्यू, यू हैव टेकन इट पर्सनली। अब हो गया खत्म, वो खत्म हो गया जो बताना चाहते हैं, दैट एंड्स। I have given entire synopsis of CPC relevant provision which are applicable. Execution is finished. Now it is procedure part as based on problem. तो हम आपसे सवाल पूछते हैं, you are intelligent enough and senior enough. Basic problem that I am facing right now. हाँ बोलिए. So let me explore. I am telling basic problem right now. One execution case that is 12020. Problem is that one learned counsel from the High Court continuously coming every week on Saturday. Actually, this record is fixed on Saturday especially for him. And what is that? Judgment holder, he has filed execution. Judgment debtor appeared, but in the meantime, he preferred appeal in the High Court. In High Court, at the this is pending at the stage of the admission. And after some time, this has been admitted. Thereafter, the original record was called for. That record was also sent to Honorable High Court. But problem is here that in the meantime, it has taken almost 8 to 9 months. And the learned counsel rightly placing the things that this should be this should be disposed on in a expedite manner. And I am unable to do because only that the original record has already gone to the learned High Court. And I am unable to pass any such order. And if I go through the provision of the execution, perhaps in Order 21, and just after 2 or 3 rules, I found that there is a provision to make it a stay or to pass a stay order, but only that is the limited jurisdiction which has been given to the judge, I mean presiding officer. That is, I think only it can be restricted to 1 month, 30 days. But thereafter, what to do? This is the basic problem that I am facing. Okay. That's why I invited open questions from all of you. Did you get my point, sir? I got it. I am explaining it. Please elaborate more. Please listen me. आपके यहाँ तो कई महीना या साल से है। अब पिछला लेक्चर में आप YouTube में देखिएगा, 40 साल से हाजीपुर से है न, कौन है स्मिता राज, उस दिन थे सरोज कीर्ति जी। पिछला लेक्चर में हाजीपुर में वो उस एक्सक्यूशन केस को मैंने हाई कोर्ट में बहस किया था 97 में, और फिर बहस किया उसको, ये लॉकडाउन हुआ उसके पहले मार्च में 2022 में भी बहस किया था, लॉकडाउन होने के कुछ दिन पहले। आज तक एक्सक्यूशन नहीं हुआ। एक एक्सक्यूशन है बाढ़ में, वो भी करीब 40 साल से है, वो भी डिस्पोजल नहीं हुआ है। एक एक्सक्यूशन है भागलपुर में जिसके रेस्टिट्यूशन के ऊपर उस दिन कौन सर Excuse me, sir. Excuse me. Please forgive me. One more point I want to add. Since the matter is pending before the High Court for first appeal and execution petition is pending before me, and in the meantime, what order regular petition at regular interval every day I am getting petition from the judgment holder that I am losing my fruit. For what purpose I had done the decree. So actually I feel embarrassing. If the matter is pending in appeal and I am unable to pass any. अच्छा, आपका हम समझ गए, तुरंत 1 मिनट में सॉल्यूशन कर देते हैं। आप एम्बैरेसिंग भी है, हरासिंग भी फील कर रहे हैं कि जजमेंट डेटर या डिग्री होल्डर हरास हो रहा है, फ्रूट्स ऑफ डिग्री नहीं मिल रहा है, और आपको बेसिक चीज मालूम ही नहीं है। अगर हाई कोर्ट में अपील है तो पहला सवाल है वेदर फाइलिंग ऑफ अपील अमाउंट्स टू ए स्टे ऑफ एक्सक्यूशन। नो, देन हु हैव प्रिवेंटेड यू टू प्रोसीड? Who have prevented you to proceed? There is provision in Order 21 just to make or pass order for the stay of the execution petition. This power
has been given to the presiding officer undertaking Order execution. 21 में there is no provision for a stay save and except a suit. Order 21 rule 29 says, I'm answering, sir. अरे I'm answering. वो that is order 41 rule 5 I am telling. Entire CPC Yes. is on top of my tips. Why are you Yes, sir. try to listen what I am saying? Yes, sir. Merely this is the basic principle. Merely filing of the appeal does not amount to a stay. Go through for provisions of Order 41 Rule 5. It is for the appellate court to stay. Whatever condition, that is another matter. Second thing, in that rule itself, Order 41 Rule 5 itself, the court which has passed the decree may for limited time or limited purpose stay the execution of the decree to enable the judgment debtor to prefer appeal in the meantime and to obtain a stay order. And for that also, That's why I'm raising the point, sir. That's why raising out the point. and also to ask the party, the judgment debtor, to furnish security. This power is given to the trial court. Another power is given under Order 21, Rule 29. When that degree is challenged on any ground in a suit, other suit, whether that suit is pending in that court or the other court. If in the same court execution and suit is pending, then in that suit the court can stay the degree if the circumstance permit. So this is the power. And third thing, you are not aware and you are violating the direction of the High Court. Once a record is called for, you are not required to send the original record to High Court. You have committed mistake. It is your mistake on your part. There is a clear-cut direction of the High Court. Firstly, direction of the Supreme Court, general direction and guideline is that any stay order passed by any court, High Court or District Court or Supreme Court even, that will lapse automatically after 6 months. आप लोग जानते हैं कि नहीं? कोई भी 6 months और हाई कोर्ट का ये सर्कुलर और लेटर आप जानते हैं कि नहीं कि अगर रिकॉर्ड कॉल फॉर होता है, आजकल हाई कोर्ट 90.9% केस में रिकॉर्ड कॉल फॉर नहीं करता है. 0.1% में रिकॉर्ड कॉल फॉर होता है तो उसमें कुछ जज कंसर्स हैं तो ऑर्डर में लिखा देते हैं, जेरोक्स कॉपी मांगते हैं. कई केस में हमने पॉइंट आउट किया भी है. तो जेरोक्स कॉपी अगर नहीं भी मांगा जाता है तो पहले जनरल डायरेक्शन है, आप ऑफिस में पता कीजिए आप क्या होगा, उसमें लिखा हुआ है कि आपको जेरोक्स कॉपी भेजना है. दूसरी बात, अगर ओरिजिनल रिकॉर्ड भी भेज दिए हैं तो ये कहाँ लिखा हुआ है सीपीसी में और हाईकोर्ट रूल्स में कि ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं है तो हम नहीं करेंगे काम? कहीं है लिखा हुआ? कोई प्रोहिबिट करता है? शैडो रिकॉर्ड भी काम होता है, ये भी प्रावधान है. आप जेरोक्स कॉपी करके अपने पास रख लेते, आप प्रोसीड करते. उसमें स्टेप क्या लेना है? एक्सक्यूशन तो एक ही स्टेप है. अगर डिग्री फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन का है तो आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन इशू कर दीजिए. इंक्रोचमेंट हटाने का है तो आप कमिश्नर बहाल कर दीजिए तुरंत. कमिश्नर आज आपके यहाँ पिटिशन फाइल हुआ है, कल ही फाइल कर दीजिए. और आपको ये भी बताते थे, इसलिए कह रहे हैं बार बार बेसिक, डिग्री पास करने का आज दिन है और आज ही एक्सक्यूशन भी हो सकता है फाइल. लेकिन जिस डिग्री में टाइम दिया हुआ है कि आपको 1 महीना टाइम दिया जाता है पेमेंट करने का या प्रॉपर्टी को डिलीवर करने का, या 3 महीना दिया था, वो पीरियड जो इंटरमिडियम पीरियड है उसके एक्सपायरी के बाद वो एक्सक्यूशन पिटिशन लाई करेगा. तो लाई करेगा तो पहला स्टेप है सीपीसी में अमेंडमेंट हो गया है. वो देखिए ऑर्डर 21 रूल 22 में लिखा हुआ है, सो कॉज नोटिस जो जाता है जजमेंट डेटर को, वो 2 साल के अंदर अगर है तो कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं. आज फाइल हुआ, आज आप एडमिट कीजिए, आज तुरंत डिलीवरी ऑफ पोजेशन इशू कर दीजिए. तो आपको जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में आप नहीं करते हैं, या आपको डर है या कुछ फ्रेवलेस पिटिशन आता है और कोई ऑब्स्टेकल लगाता है. तो हर केस में होता है. You are correct on this point. डर वाली बात. Since matter is pending, appeal is pending. कोई डर नहीं है. अगर आपको हाई कोर्ट कोई एक्शन लेगा तो हमसे आप मिलिएगा इस काम के लिए जो हम बता रहे हैं. प्लीज नोट इट. Sure, sir. हाँ, अगर आपने कोई रिकॉर्ड में बिना स्टे के आप प्रोसीड किया तो हाई कोर्ट आपको कुछ नहीं कर सकता. इट इज योर ड्यूटी
आप हाईकोर्ट के सबॉर्डिनेट हैं, हाईकोर्ट का जो जजमेंट है आपके ऊपर बाइंडिंग है, हाईकोर्ट का जनरल लेटर डायरेक्शन जो भी है वो भी बाइंडिंग है, और जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है वो भी बाइंडिंग है। सबको मानते हुए अगर आप काम करते हैं तो कुछ नहीं होगा। फियर ही आजकल देख रहे हैं, जुडिशियल अफसर को इंजंक्शन देने में फियर होता है, रिसीवर बहाल करने में फियर होता है, जल्दी इंजंक्शन नहीं देते हैं, एक्सक्यूशन एक्सपेडाइट करने में नहीं होता है। अब किसी को जेल भेजना है तो कैसे भेजा जाएगा आपको मालूम नहीं है, और जेल भेजना जरूरी है, अभी सोचते ही रह जाएंगे, 6 वर्ष गुजर जाएगा। एक पार्टी तो हमेशा इंटरेस्टेड रहता है, बराबर हम फिजिकल क्लास में बताते हैं कि एवरी सिविल लिटिगेशन रस्सा कस्सी का खेल होता है। एक खेल होता है जिसमें 10 आदमी इधर से रस्सी खींचता है, 10 आदमी इधर से रस्सी खींचता है, कभी इधर खींच लेता है। तो उसमें क्या होता है सिविल लिटिगेशन में, द पर्सन हु इज इन एडवांटेजियस पोजीशन आइदर ही इज ए प्लेंटिफ और डिफेंडर, बहुत सा प्लेंटिफ भी वैसा रहता है, उसका टेस्ट सूट बना करके कुछ खास मोटिव से बना दिया तो अब प्लेंटिफ ही लिंगर करता है, और जहां पर प्लेंटिफ को इंटरेस्ट है कि जल्दी डिस्पोजल, वहां डिफेंडेंट लिंगर करता है और 50 तरह का हथियार अपनाता है। हम तो एक केस में किए हाई कोर्ट में कंडक्ट, उसमें ऑनरेबल जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के यहाँ 1 लाख रुपया कॉस्ट भी हम लगवाए थे। वो बार बार हाई कोर्ट आ जाता था, हर ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट आ जाता था, और 30 साल से पार्टीशन सूट फीमेल ने फाइल किया था नहरी प्रॉपर्टी का, और डिक्री नहीं हो रहा था, तो उसका डिसमिस भी करवाया और 1 लाख कॉस्ट लगवाया, और सब जज को डायरेक्शन दिलवाया कि आप 1 महीना के अंदर डिस्पोजल कीजिए। तो 30 साल के बाद उस डायरेक्शन से वो सब जज साहब का नाम भी हमको याद है, इंद्रजीत बाबू, अभी एडीजे हैं छपरा में। छपरा से कोई है आज? छपरा से भी कोई अफसर है आज? नहीं है। इंद्रजीत बाबू ने जजमेंट पास किया, एकेडमी में मिले तो बोले कि हाँ सर आपका एगो डायरेक्शन कराया हुआ था, उसमें हम कर दिए जजमेंट। तो ये सब जहां पर स्पेसिफिक डायरेक्शन है उसको फॉलो कीजिए। दूसरी बात अब स्टेप का सवाल है, आप कितना तरह का डिग्री होगा उतने ही तरह का एक्सक्यूशन होगा, और उतने ही तरह का एक्सक्यूशन का प्रावधान है। तो आप नहीं जानिए, अब मान लीजिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिग्री है तो उसका एक्सक्यूशन का प्रावधान कहाँ है आप नहीं जानते हैं। अगर मीन प्रॉफिट का है तो उसका प्रावधान कहाँ है, मॉर्गेज का है तो उसका कहाँ प्रावधान है, पार्टीशन का है तो कहाँ प्रावधान है, ये जानते हैं? नहीं जानते हैं। अब एक उदाहरण देते हैं, आप लोग नोट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। आज तक सही जवाब हमको कोई जुडिशियल अफसर नहीं दिए हैं। आप 4 डेट बता रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। आप लिखिए 5 जनवरी मतलब 5/1/2012, इस डेट को जजमेंट पास हुआ ट्रायल कोर्ट, सब जज या मुंसिफ जो भी रखिए, समझ गए। और 15 जनवरी 2012 को इसमें डिग्री सील एंड साइन हुआ, डिग्री सील्ड एंड साइन, ठीक है। अब उसके बाद फाइनल डिग्री प्रोसीडिंग के लिए पिटीशन फाइल हुआ, फाइनल डिग्री प्रोसीडिंग के लिए पिटीशन फाइल हुआ। मान लीजिए कि 2 फरवरी को फाइल हुआ, 2012 को फाइल हुआ। अब फाइनल डिग्री प्रोसीडिंग में क्या होता है, बहुत दिन के बाद लोग देते हैं फाइनल डिग्री, अपील में चला गया तो वेट करते हैं, उस इमीडिएट देना चाहिए था, जजमेंट आज हुआ कल होके देना चाहिए था, या बिना पिटीशन के कोर्ट को कमिश्नर बहाल करना चाहिए था, नहीं किया। किसी वजह से फाइनल डिग्री प्रोसीडिंग मान लिए 2/12 को फाइल हुआ, कमिश्नर ने रिपोर्ट दिया, अपना रिपोर्ट कमिश्नर दिया, मान लीजिए कि 2/10/2013 को दिया। डेट सब लिखिए, इसी से प्रश्न उठेगा और क्लैरिटी हो जाएगी। उदाहरण से समझाने, 2/10/2013 को कमिश्नर ने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट देने के बाद क्या होता है आप सभी जानते हैं, कंफर्म होता है या सेटिसाइड होता है या मॉडिफाई होता है। तो किसी भी हालत से वो कंफर्म हो गया, रिपोर्ट कंफर्म हो गया आपको 15/10/2013, 15/10/2013, 2/10 को दिया, 15/10 को 2013 को कंफर्म हो गया, ठीक है। तो अभी तो अब तक हम लोग जान चुके हैं कि हम डिग्री बनेगी और तभी डिग्री का एक्सक्यूशन होगा। तो ये जो कंफर्म होता है तो उसके बाद क्या स्टेप लिया जाता है फाइनल डिग्री में, तो आप सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कोई बताइए।
जब कमिश्नर का रिपोर्ट कंफर्म हो गया तो फाइनल डिग्री बनाने के लिए और क्या स्टेप लेना पड़ता है? आप बताइए संजय जी, संजय कुमार। आप स्टाम्प सर मांग करके हाँ रिपोर्टिंग करवा करके ठीक है, फाइनल डिग्री बनवा देंगे। हाँ फाइनल डिग्री बनाने के पहले स्टैम्प मांगा जाता है, ठीक है। तो आपने मान लिया ऑर्डर किया, 15/10 को कंफर्म किए, आपने 16/10 को कर दिया, डिमांड कर दिया स्टैम्प का, 16/10/2013। डेट भी नोट कीजिए, इससे कई सवाल होगा। 16/10/2013 को आपने डिमांड किया स्टैम्प का, ठीक है। अब स्टैम्प देने के बाद फाइनल डिग्री सील्ड एंड साइंड हुआ, मान लिए 25/11/2013 को, ठीक है। चूंकि वो फाइल किया, फाइल का डेट मान लिए 25/11/13 को फाइल ही किया, फाइल स्टैम्प। अब उसका स्टैम्प फाइल होने के बाद 28/11/13 को बन गया फाइनल डिग्री ऑन स्टैम्प, ठीक है। अब एक्सक्यूशन फाइल करने के लिए 12 साल लिमिटेशन कहां से जोड़ा जाएगा, ये बताइए। पहले आप बताइए संजय कुमार जी। 15 तारीख से 15/10/13 को 15/10/13 को। कौन बोल रहे हैं? जी, बक्सर से हम बोल रहे हैं, बक्सर अच्छा से। ठीक है, नाम बोलिए। रमेश कुमार। रमेश जी कह रहे हैं 15/10 से। और आप बोलिए संजय कुमार जी। अब प्रोविजन देखना पड़ेगा सर, उसको एग्जैक्ट प्रोविजन देखना पड़ेगा, दिमाग में नहीं है। अच्छा ठीक है, तो इसीलिए ना प्रोविजन बता रहे थे, तो आप आ गए न जगह पर। प्रोविजन जानना जरूरी है। पहले थियोरेटिकल नॉलेज होता है, तब प्रैक्टिकल होता है। अब साइंस स्टूडेंट है कि आर्ट्स स्टूडेंट? सर एलएलबी के पहले साइंस किए थे। साइंस किए तो साइंस का स्टूडेंट तो बहुत सिस्टमेटिक होता है। पहले थ्योरी पढ़ा जाता है, उसके बाद लैब में प्रैक्टिकल होता है। हर चीज का सिद्धांत है। अप्लाइड पढ़े थे सर, अप्लाइड साइंस पढ़े थे। कोई भी साइंस पढ़िए, अप्लाइड साइंस का तो बहुत ब्रांच है। तो थियोरिटिकल होता है, पहले नॉलेज होता है। शास्त्र ये क्या है, ये न्याय शास्त्र है, कानून। आध्यात्मिक शास्त्र भी होता है, तो पहले शास्त्र का शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए, तब ने उसके प्रोविजन को अप्लाई करेंगे। तो रमेश जी का कहना हुआ कि 15/10 से। आप संजय जी कहने देखना पड़ेगा। एनी अदर ऑफिसर? जब भी आपको मालूम है कि कब से लिमिटेशन काउंट होगा? सर जिस दिन कमिश्नर की रिपोर्ट कंफर्म हुई। कमिश्नर का रिपोर्ट किस दिन आप नोट किए हैं ना, कौन तारीख को? 15/10/13। 15/10/13। तो ये भी जवी जी का भी वही है कंटेंशन, ठीक है। और भी कोई कॉन्ट्ररी भी व्यू है किन्हीं का, कि सब लोग इसी को मानते हैं? सर 15/1/12 15/1/12 15/1/12 को तो जजमेंट हुआ, ठीक है। हाँ, तो आप मानते हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम सर समस्तीपुर से बोल रहे हैं, पंकज वर्मा। समस्तीपुर से पंकज जी। बिहार शरीफ से भी कोई है आज? एनी ऑफिसर फ्रॉम बिहार शरीफ या भभुआ? भभुआ से भी कोई नहीं है, बिहार शरीफ से भी नहीं है, ठीक है। पंकज जी का कहना हुआ 5/1/2012। ये आप अपना अंदाज से, कॉमन सेंस से, या अभी पहला लेक्चर में हमने बताया था कि लिमिटेशन होता है फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट से, डेट ऑफ जजमेंट इज द डेट ऑफ डिक्री। उसके आधार पर कह रहे हैं कि पहले से आपका ये कंसेप्ट था। पंकज जी बताइए। ये तो मेरा सर पहले से कॉन्सेप्ट है। पहले से कंसेप्ट है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। एनी अदर ऑफिसर जिनका चाहे तो दो व्यू आ गया, एक आ गया 15/1/12 का, एक आ गया 15/10/13 का। तो 15/10/13 में 2 ऑफिसर का आया व्यू, और 15/1/12 में 1 ऑफिसर का आया। अभी दोनों से सहमत और कोई है तो वो बताइए, या कोई तीसरा डेट बताएंगे तो वो बताइए। तीसरा डेट बताएंगे सर। हाँ बताइए। बहुत सर सुमित, 16/10/13 से, जिस दिन से डिक्री एग्जीक्यूटेबल बन गया। 16/10/13 से From the date आप when the decree became executable, सुमित सिंह मोतिहारी से। मोतिहारी से सुमित जी, ठीक है। तीसरा, वेरी इंटरेस्टिंग। और व्यू है कोई?
एनी अदर व्यू, या अब हम कंक्लूड करें? देखिए अब यहां पर फिर पॉइंट आउट करेंगे, संजय जी को लगेगा कि बेकार बता रहे हैं, ये कंक्लूड करेंगे कि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कानून जानना जरूरी है। कानून मतलब कहां पर बेसिक प्रोविजन। तो पहला सिद्धांत जो हम बताए थे कि डेट ऑफ जजमेंट इज द डेट ऑफ डिक्री, ठीक है? तो डेट ऑफ, और इसीलिए ऑर्डर 22(7) आप कह रहे हैं कि डिग्री बताने की क्या जरूरत है। अब उसको यहां पर आके आप कंफ्यूज कर जाते हैं। क्यों कंफ्यूज कर जाते हैं? वो प्रिलिमिनरी डिग्री का जो डेट है वो प्रिलिमिनरी जजमेंट का डेट है। तो ये 5/1/2012 जो प्रिलिमिनरी डिग्री बना 15/1/12 को उसका डेट माना जाएगा। फाइनल डिग्री तो सेकेंड पार्ट में बना, तो फाइनल डिग्री का डेट दूसरा होगा। तो पंकज जी का व्यू जो है करेक्ट नहीं है। अब आइए इनका व्यू मोतिहारी से सुमित जी का। 16/10/2013 को कोर्ट का आदेश हुआ प्लेटिव डिग्री होल्डर को कि आप स्टैंप दाखिल कीजिए, और उसने दाखिल किया 25/11/13 को। और 25/11/13 के बाद वो स्टैंप पर फाइनल डिग्री बना 28/11/13 को। सॉरी सर, सॉरी इंटरप्ट करेंगे। हाँ बोलिए सर हम लिखने में गलती कर गए। अच्छा हाँ 16/10 सर हम गलत लिख लिए। हाँ बोलिए। हमने इसको फाइनल डिग्री का डेट लिखा। हाँ 28/11/13 है जिस दिन स्टैंप पर बना। नहीं सर, तब ये 15/10/13 ही होगा सर। सॉरी सर, हम उसको गलत नोट कर लिए थे। अच्छा, द डेट फ्रॉम विच डिग्री बिकम एग्जीक्यूटेबल वही डेट होगा सर इसका। तो डिग्री एक्सिक्यूटेबल कब हुआ? सर इस केस में डिग्री एग्जीक्यूटेबल तब हुआ जिस दिन उसका कंफर्म कर दिया गया रिपोर्ट। यानी कि 15/10 को। जी सर। 15/10 को एक्सिक्यूटेबल हो गया। अच्छा, इन्फोर्सेबल कब हुआ? ये सब आपको बहुत सा जजमेंट बताएंगे, आज तो टाइम नहीं है। एक्सक्यूशन के लिए अगर 4 दिन भी मिले कंटिन्यूअस तो इनसफिशियंट है। आप 1 घंटा में चाहते हैं कोई बता दे, अब ऐसे बता देंगे तो क्या याद रहेगा? रोज बताते हैं एक ही चीज को, सब लोग पूछते रहते हैं हमसे। अब कौन फाइनल डिग्री जो बना 28/11/13 को स्टैंप पर, तो इसीलिए और कोई व्यू है तो बोलिए, अब कंक्लूड करते हैं, अब बता देंगे हम आंसर, करेक्ट आंसर। 28/11/13। 28/11/13 कौन बोल रहे हैं? नाम बोलिए। विपिन लवानिया। विपिन मुजफ्फरपुर। विपिन लवानिया मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फर। तो एक आ गया व्यू मोतिहारी से जो बोले तो व्यू चेंज न कर दिए, वो तो सपोर्ट कर दिए 15/10/13 को, है न सुमित जी? यू फाइनली सेट 15/10/13 जिस दिन कंफर्म हुआ, तब 3 ही व्यू रहा। जी सर। हाँ, पहला प्रिलिमिनरी वाला हो गया 5/1/2012, और दूसरा भी हो गया जिस दिन फाइनल डिग्री माने कमिश्नर का रिपोर्ट कंफर्म हुआ, और तीसरा हो गया 28/11/13 जिस दिन स्टैंप पर बना। अब देखिए वहां पर तो आप उतना नहीं समझे होंगे इन्फोर्सेबल और एक्सिक्यूटेबल, हालांकि हमने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने का। अब सुनिए, यहाँ पर आपको समझा देते हैं अच्छी तरह से। सर इसमें सहरसा से बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए। ग्रॉस होगा वही डेट माना जाएगा। हाँ ठीक है, तो आपका माने 28/11/13 हुआ। जी 28/11/13। हाँ, प्रकाश जी का व्यू है, ठीक है। सर हम एग्जैक्ट जोड़ तो नहीं पाए हैं, हाँ लेकिन एक इसमें जैसे कंसेप्चुअल कुछ है, अगर कहें इजाजत हो तो बताएं। पूरा इजाजत है, यही तो पूछ ही रहे हैं, जितना कहना है कहिए। सर जिसका इजाजत नहीं था वो तो आप बोल दिया, अभी तो पूरा इजाजत है बोलने का। फाइनल डिग्री जैसे फाइनल डिग्री पास हो गया, फाइनल डिग्री पास हो गया तो डिग्री में सर एक स्पेसिफिक ऑर्डर रहता है। समझिए कि अगर पेमेंट ऑफ मनी के लिए है तो कोर्ट जजमेंट डेटर को एक डेट देता है कि इस डेट तक उसको पेमेंट करना है। एक पॉइंट, अगर रिकवरी ऑफ पोजीशन, अरे ये बात उसका कहाँ हो रहा है? फिर आप अभी बात हो रहा है फाइनल डिग्री जिसमें बनता है पार्टीशन सूट के बात हो रहा है। हाँ सर हाँ,
तो पार्टीशन सूट पार्टीशन पार्टीशन सूट में भी सर, पार्टीशन सूट की भी बात करें हाँ। सर, गाइड तो 136 आर्टिकल है, इसका लिमिटेशन एक्ट से उसी से ना होगा सर। हाँ, सब उसी से होगा। उसी से होगा सर। हाँ, हाँ। तो अगर मान लिया कि एक पर्टिकुलर डिग्री का इंस्टेंस ले हम, पार्टीशन सूट वाला ही ले हम, तो कमिटी लीडर पहले रुकिए यहीं पर। वो जो डिग्री रुपया, अगर पार्टीशन सूट में भी रुपया देने का डायरेक्शन है तो कहाँ पर होता है रुपया देने का डायरेक्शन? सर हम थोड़ा अगर गलत हो सकते हैं, कंप्लीट हमको कर लेने दिया जाए। हाँ, हम गलत हो सकते अच्छा, हैं। बोलिए। तो उसमें जो 136 का स्प्रिट है, हम्म, दो बात करता है, एक तो डिग्री की बात करता है, एक ऑर्डर ऑफ सिविल कोड की बात करता है, कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो उसमें 12 साल दिया है, और 12 साल कब से दिया है कि जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उस डिग्री में है विच हैज बीन गिवन टू द जजमेंट डेटर, दैट if in case of the money is to be delivered, money is to be handed over to the judgment holder, or in case of the immovable property, if suppose recovery of possession is to be taken, and if the direction is given to the judgment debtor, then when this direction has been given and if it is refused, then from that very date the 12 years will be counted। अरे भाई, इसको तो हम पहले ही बता दिए आपको कि ऑपरेटिव पोर्शन में डायरेक्शन रहता है, डायरेक्शन का पीरियड जब खत्म होगा तो वहां से पास किए उस दिन से 12 साल नहीं सर, जिस दिन हम डिग्री पास किए उस दिन से 12 साल नहीं। जैसे आपने जो 15 तारीख नहीं, तो आप नहीं सुने होंगे, आप सो रहे थे क्या? क्लियर बताए कि जहां पर डायरेक्शन है वो 1 महीना के अंदर रुपया देना है या 2 महीना, तो उसके बाद उसका काउज ऑफ एक्शन, आप सेक्शन पढ़िए, आर्टिकल 136 पढ़िए न, उसका एक्सक्यूशन के लिए उसको जुडिक्शन कब होता है, कब इन्वोक करेगा, उसी में लिखा हुआ है, आर्टिकल 136 में लिखा हुआ है। तो सपोज पार्टीशन सूट में सर मान लिया अगर पार्टीशन करके डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हाँ, उसमें भी तो डेट दिया जाता है ना सर? नहीं, उसमें क्या डेट दिया जाएगा, यही आपको पता रहता है, तो आपको कुछ नहीं कहते हैं। दूसरे दिन से हो जाएगा। सैकड़ों केस किए हैं, आपको पार्टीशन सूट में डिलीवरी का डेट रहता है, एक भी आप केस नहीं किए सर। तख्ता बंदी होगा और सारा संपत्ति प्लेंटिफ के पास, सारा संपत्ति डिफेंडेंट के पास है, और ये पार्टीशन सूट सर उसमें डेट नहीं रहता है, वो सब क्या बता रहे हैं आपको, और क्लास लेना पड़ेगा। आप डिग्री का लेक्चर मेरा सुनिए, और जो आपको स्पेशल क्लास लगाना पड़ेगा, आपको डिग्री का बेसिक कंसेप्ट नहीं है, जबकि कह रहे हैं कि आप क्यों बता रहे हैं। यू आर ऑब्जेक्टिंग द बेसिक थिंग एंड यू आर नॉट नोइंग द बेसिक थिंग। आप चुपचाप सुनिए, अब नहीं तो सबको क्लास आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है। इट इज माई आई एम रेग्रेटेबल टू पास दिस रिमार्क। खाली बोलने से नहीं होता, इंटरप्शन करने से नहीं होता। पहला प्रिंसिपल बताए थे कि जहां पर 1 डिग्री होती है वहां पर वो प्रीलिमिनरी डिग्री का एक्सक्यूशन होगा। तो अगर ये प्रीलिमिनरी डिग्री 5/1, आप डेट जो नोट की है ध्यान दीजिएगा, 5/1/12 को प्रीलिमिनरी डिग्री फॉर पार्टीशन हुआ और डिग्री बनी 15/1/2012 को सील एंड साइन जो हुआ। तो इस डिग्री का डेट जहां भी हम बोलेंगे अपलेट कोर्ट में या एक्सक्यूशन के स्टेज में, तो डिग्री का डेट बराबर कहा जाएगा 5/1/2012, और किस आधार पर कहा जाएगा, ऑर्डर 20 रूल 7 के हिसाब से। इसीलिए उसका इंपॉर्टेंस था। अब आइए फाइनल डिग्री के पहले प्रीलिमिनरी डिग्री स्टेज में राइट टाइटल इंटरेस्ट हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पता है, फाइनल हो गया, वो कंक्लूसिव हो गया, अनलेस रिवर्ट अपलेट कोर्ट से नहीं हो, तो उसी डिग्री के आधार पर आप कमिश्नर बहाल करते हैं तख्ताबंदी। तो अब यहाँ पर बताएंगे तख्ताबंदी के ऊपर इवन कि कमिश्नर के पिटीशन देने में भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत बिटर है। जुडिशियल एकेडमी में आज तक कोई भी ऑफिसर हमको सही जवाब नहीं दिए, प्रश्न करते रहे कि कब कौन प्रावधान में फाइल होगा, क्या डिस्टिंक्शन है। आप बता सकते हैं कमिश्नर बहाली का प्रोविजन कहाँ कहाँ है सीपीसी में, सबसे पूछ रहे हैं। कमिश्नर कितना तरह के लिए होता है वो नहीं, कहाँ कहाँ बहाली का प्रावधान है। एक्सक्यूशन फिर कहिएगा कि एक्सक्यूशन में एक्सक्यूशन पढ़ाइए। अरे कमिश्नर जाएगा कितना जगह, एक्सक्यूशन नाजिरे से नहीं हो जाता है या चपरासी से नहीं हो जाता है, एक्सक्यूशन के लिए कमिश्नर भी बहाल होता है।
और कहाँ जरूरी है वहां कमिश्नर के बिना कोई एक्सिक्यूट नहीं कर सकता। 75 में कमिश्नर होता है सर। वो तो ऑर्डर 26 ऑर्डर ठीक है। आप 75 सेक्शन 75 आपको पहले बता दिया, सेक्शन 75 पावर वेस्ट करता है, ठीक है, आपका जवाब ठीक है। और बंटवारा करने के लिए जो कमिश्नर होगा ऑर्डर 26 में जाएगा, ये भी ठीक है। इसके अलावे 26 के अलावे और कोई प्रावधान है कमिश्नर का, जो बताइए। लोकल इंस्पेक्शन का है ऑर्डर 39 में। हाँ ये ठीक है सर ये बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अब ऑर्डर 26 में पार्टीशन वाला कहां पर आएगा? ऑर्डर 26 में पार्टीशन करने के लिए कौन सा रूल है ऑर्डर 26 का? 9 नहीं है, रूल 13 है। 13 है सर, 13 है, लेकिन 9 का प्रोविजन 13 में भी अप्लाई करेगा, तो दोनों मिला के पढ़ना चाहिए। उसके बाद और मेरा इस पर लेक्चर है, होल डे लेक्चर है एकेडमी में, वो मिला ही नहीं तो हम उसको भी अपलोड कर देंगे, और वो भी सीनियर एडीजे के क्लास में था। कमिश्नर रिपोर्ट आएगा तो कब सेटिस्फाइड होगा नहीं होगा, इसी पर बहुत से अफसर लोग कहें कि 40 साल से हम यही करते, 30 साल से करते आ रहे हैं कि 20 साल से करते आ रहे हैं, जो सेटिस्फाइड का कहीं प्रावधान ही नहीं है। तो खैर वो तो डिविएशन हो जाएगा। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, डेट भी ध्यान दीजिएगा, डेट बता रहे हैं। तो ये पहला अभी जो सवाल हमने किया एक्सक्यूशन के लिए लिमिटेशन कहाँ से शुरू होगा, तो आपको दूसरा सिद्धांत बताए थे कि इन्फोर्सेबल डिक्री उसी दिन से हो जाता है जिस दिन डिक्री पास करती है। अब इसको दूसरे ढंग से समझाते हैं। जैसे 5 जनवरी को हमने एक जमीन बेच दिया थर्ड पार्टी को और पूरा पैसा भी ले लिया और सेल डीड भी एक्सिक्यूट कर दिया 5 जनवरी को, और उसको प्रेजेंट किया रजिस्ट्री ऑफिस में 6 जनवरी को, और रजिस्ट्री ऑफिस में एक्सेप्ट होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हुआ 6 फरवरी को, 1 महीना के बाद। तो वो मेरा सेल डीड इन्फोर्सेबल कब से हुआ? जिस दिन एग्जीक्यूशन हुआ सर उसका, जिस दिन एक्सक्यूशन हुआ तो उस दिन से इन्फोर्सेबल नहीं हुआ, उस सेल डीड को हम यूज नहीं कर सकते जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होता। वो सेल डीड वर्थलेस। Execution is not registration. Admission of document before registrar for execution is not registration. जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उस पर डीड नंबर ये सब पड़ेगा। वो मैनुअल प्रक्रिया थी, पहले 3-4 साल लगता था, अभी तो कंप्यूटराइज सिस्टम में डिजिटली हो रहा है, तो बीच में इधर भी बहुत डिले होगा। पहले सेम डे हो जाता था, डबल कॉपी फाइल होता, तो ये समझाने के लिए स्टेशन देना पड़ता है। तो वो टाइटिल पासेज ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सक्यूशन वंस द डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड। अगर मान लीजिए एक्सक्यूशन हो गया और रजिस्ट्रेशन होवे नहीं किया तो टाइटिल पास करेगा? नहीं करेगा। जब टाइटिल नहीं पास करेगा तो उसके आधार पर हम उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, कोई सूट में हम फाइल नहीं कर सकते हैं, रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते हैं, डिफेंडेंट है तो डिफेंस में नहीं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए सर। एग्जीक्यूशन हुआ सर, उसके बाद वो प्रेजेंटेशन भी किया, और प्रेजेंटेशन में वो हंगामा के कारण पहले दिन एग्जीक्यूशन हुआ तारीख को, और 5 तारीख को प्रेजेंटेशन होता है, और प्रेजेंटेशन होगा के कारण उसमें नहीं हो पाता है एडमिशन के लिए। तो उसके बाद जो है 6 तारीख को जो है उसको पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था, उसका पावर ऑफ अटॉर्नी जो है रद्द कर दिया जाता है। और फिर बाद में वो मतलब उसमें जो है चैलेंज किया जाता है, तो उसके बाद ऑर्डर होता है डीएम के द्वारा कि ये जो है क्या प्रेस किया जा सकता है। लेकिन प्रेस कैसे होगा जब पावर ऑफ अटॉर्नी जो है रद्द हो गया है? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए आपका ठीक है, ये हालांकि आज के टॉपिक से अलग हट के है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चर्चा हो रही थी इसीलिए सोच। हाँ तो अभी आपको बता देते हैं, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि सब लोग के लिए है। जितना ज्ञान जानकारी बढ़ेगा आपके लिए अच्छा। देखिए पहला सिद्धांत जो बताया कि टाइटिल पासेज ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सक्यूशन बट द डॉक्यूमेंट बिकम्स इन्फोर्सेबल आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जो कि कंपलसरी रजिस्ट्रेबल सेक्शन 17(1) में है। अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो सेक्शन 49 कहता है कि इनएडमिसिबल इन एविडेंस है रजिस्ट्रेशन एक्ट का। लेकिन उसका अपवाद है, उसको बोलते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। वो जानते हैं कि नहीं? बिलजबरिया केस सुने हैं?
नहीं सुने तो नोट कर लीजिए, सेक्शन 36 रजिस्ट्रेशन एक्ट में जब कोई व्यक्ति एक्सक्यूट करके भाग जाता है सर तब जो परचेजर है उसके पास क्या रेमेडी है, तो उसके पास रेमेडी है कि सेक्शन 36 में सब रजिस्ट्रार के पास, अगर सब डिवीजन में हुआ सब रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट में हुआ तो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार के पास वो एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन देगा तो उसको नोटिस जाएगा, नोटिस देने के बाद वो शॉर्ट इंक्वायरी करके वो फाइंडिंग देगा। अगर आ गया एक्सक्यूट कर दिया सो मच सो गुड, अगर नहीं आया या आके रिफ्यूज कर दिया तो उसका माना जाएगा रिफ्यूजल। तो सब रजिस्ट्रार या डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट में जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, और सब डिवीजन में जो होता है वो एक्चुअली ये लोग कहलाता है रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस। तो ये दोनों का रैंक थोड़ा सीनियरिटी है, लेकिन एक दूसरे का अपलेट अथॉरिटी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सीनियर अफसर को दिया जाता है, उसको डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार बोलते हैं, और ये सब रजिस्ट्रार है, माने सब डिवीजन में सब रजिस्ट्रार और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सब। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार अंडर द प्रोविजंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कहा जाता है। और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऊपर होता है ज्वाइंट रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्टर जनरल होता है, आईजी रजिस्ट्रेशन, फिर उसके नीचे एक और लेडर अभी बना दिया गया है, तो फाइनल अथॉरिटी होता है। तो सेक्शन 73 में, रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 73 में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार यानी कि डीएम को उस रिफ्यूजल ऑर्डर के अगेंस्ट में अपलेट अथॉरिटी है, और सेक्शन 77 में ओरिजिनल जुडिक्शन है। दो सेक्शन है रजिस्ट्रेशन एक्ट में, देखिएगा। तो आपका केस पढ़ने से, बताने से हमको समझ में आया कि पहले एक्सक्यूशन हो गया और वो आदमी भाग गया, नहीं आया, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो गया, बाद में वो एक पावर अटॉर्नी दिया और पावर अटॉर्नी कैंसिल हो गया, तो क्या होगा? ऐसा नहीं है सर। अच्छा, जो व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी था उसने एक्जीक्यूट किया और वो अच्छा पावर ऑफ अटॉर्नी वाला ही एक्सक्यूट किया था। हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी वाला एक्जीक्यूट किया था। और क्लैरिफाई कीजिए, पहले आप पहले ऐसा नहीं बोले थे। ए ने बी को पावर अटॉर्नी दिया है ना, और बी ने सेल डीड एक्जीक्यूट किया मान लिया सी को, ठीक है, सी को और उसका सी ने उसको प्रेजेंट किया, ठीक है। अब प्रेजेंट होने के बाद पावर अटॉर्नी रिजेक्ट हुआ कि पहले ही एक्सक्यूशन के पहले हो गया? प्रेजेंट होने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी जो है 6 तारीख को कैंसिल रद्द कर दिया जाता है। जो ठीक है, अब समझ गया आपका प्रॉब्लम। तो ई रिजेक्शन जिस दिन से होगा उस दिन से लागू होगा, पर्सपेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हुआ सर कि ये जो है 3 महीने के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ। उसके बाद डीएम के यहाँ से आदेश हुआ कि ये प्रेस, उसको जो कहा कि फिर से प्रेस करिए, तो प्रेस मींस प्रेजेंटेशन, फिर एग्जीक्यूशन होगा, फिर प्रेस, तब प्रेजेंटेशन। तो अब जब पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को पावर रहा ही नहीं वो कैसे करेगा? देखिए, फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। पहली बात, आपका कोई पर्सनल केस है, क्योंकि ये तो आपके कोर्ट का मैटर नहीं है, आपके कहीं सुने हुए हैं फैक्ट? नहीं सर, कोर्ट में केस है। आपके यहाँ केस है, क्या रिलीफ है उसमें? केस में क्या रिलीफ है? केस में है जैसा आप कह रहे हैं, सुन लीजिए, जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं होता है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिजेक्ट कर देता है तो उसके बाद भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट आता है, 3-4 प्रोविजन है। तो हम बेसिक लॉ बता देते हैं, आप खुद अप्लाई कीजिएगा। हाँ ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर सर ये अरे भाई, हम आपको चाह रहे हैं कि थोड़ा और गहराई में बता दें। आप सिंपल आंसर में कह रहे हैं, तो सुन लीजिए आंसर। उसका आंसर यही है कि पावर अटॉर्नी वैलिड है, सेल डीड वैलिड है, उसको डिग्री होगा। हो गया। अब कैसे होगा अपना समझिए, नोट कर लीजिए जो हम बोल रहे हैं। जितना आप बोले वो अगर सही है तो उसको डिग्री होगा, सेल इज वैलिड। हाँ, अरे जिस दिन पावर अटॉर्नी लिखा उस दिन उसको अधिकार था। अगर मान लीजिए आपने आज ऑफिसर हैं, आपने जजमेंट किया, अब आपको जुडिशियल वर्क से हटा दिया गया किसी कारण से, और उसके बाद आप जजमेंट, सर काउंसिल का यही आर्गुमेंट है जो सर कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद टाइटल पास करता है, टाइटल पास और आफ्टर रजिस्ट्रेशन, उसका यही तर्क था। अरे भाई, अगर सुनिए, तर्क है तो बेतर्क है। अगर टाइटल पास कर देता तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या हुआ था? तो अभी तो टाइटल पास नहीं किया, अभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना चाहता, तो वो सवाल नहीं है, इसलिए वो तर्क गलत है। अभी टाइटल पास कैसे करेगा? दूसरा सुन लीजिए,
जो आप लोग नहीं जानते हैं, वो पहला सिद्धांत के कॉन्ट्ररी है। आई एम श्योर कोई भी नहीं आप लोग जानते होंगे। जब बिलजवरिया रजिस्ट्री का केस होता है, यानी सेक्शन 36 का प्रोसीडिंग चलता है, तो अभी तो पता नहीं, हम लोग के जमाने में 10-10 साल 15-15 साल लग जाता था डीएम का ऑर्डर आने में, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता था। अभी एक मेरा मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, 30 साल हो गया केस लड़ते लड़ते, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में फिर आया, और अब वहाँ प्रॉब्लम हो गया कि कोर्ट का, सब जज कोर्ट का डायरेक्शन है रजिस्ट्रार को कि रजिस्टर कीजिए, वो नहीं आया। पार्टी कोर्ट का स्टाफ गया, वो रजिस्टर नहीं कर रहा है। किस ग्राउंड पर कि 30 साल पहले रेट था 1 लाख रुपया मान लिया स्टैम्प का, अभी 10 लाख हो गया, अब इस पॉइंट पर हो गया। तो हम लोग ने फिर हाईकोर्ट में मैटर को चैलेंज किया, वो मैटर अभी स्टिल पेंडिंग है, क्योंकि 2 कंट्राडिक्टरी जजमेंट है हाईकोर्ट का। एक में कहा गया कि नहीं, जिस दिन राइट और कॉज ऑफ एक्शन एक्रू किया उस दिन जो एग्रीमेंट हुआ उस दिन का प्रिवेलिंग रेट लगेगा, और दूसरा जजमेंट कहता है नहीं, वो चूंकि फिजिकल मैटर है, स्टेट का मैटर है, और वो स्टैम्प जो करंट होता है वो पेबल होता है। तो वो हम चैलेंज किए होंगे, वो डिसीजन आएगा तो डबल बेंच का जजमेंट आएगा या फुल बेंच में मैटर जाएगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो ये आपके केस में सिंपल आंसर यही है। अब हमारे समझ से जो आप कहते हैं कि फिर से प्रेजेंट करने का डीएम ने डायरेक्शन दिया, तो आप उसको गौर से पढ़िएगा और फिर पूरा पढ़ लीजिए, रजिस्ट्रार का ऑर्डर पढ़ लीजिए और सब डेट सही नोट कर लीजिए, और डीएम का ऑर्डर पढ़ लीजिए। और रीजन यही दिया था कि हंगामा होने के कारण, अरे रीजन से नहीं पूछ रहे, आपको जो सवाल बता रहे हैं आप डेट नोट कर लीजिए, रीजन से मतलब नहीं है। और जिस सेक्शन में हुआ है, कौन सेक्शन का है, ओरिजिनल जुडिक्शन में है कि अपलेट जुडिक्शन में, आप कभी देखे हैं सेक्शन 73, 77? आपको क्या जरूरत है? कोई जुडिशियल अफसर को जिंदगी भर कभी जरूरत नहीं पड़ता, अनलेस कि वहां के बाद सिविल कोर्ट में नहीं आवे, कभी भी जरूरत नहीं पड़ता, पूरे टेन्यूअर ऑफ लाइफ में कहीं भी जरूरत नहीं पड़ता है सेक्शन 70, बहुत कम के। तो आप बाद में देखिएगा, और हमसे बाद में क्लास ऑफ हो जाएगा, जब आपको फ्री टाइम होगा व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप पर भेजिएगा या फोन से बात कीजिएगा, हम और एक्यूरेट बता देंगे ताकि आपको सही जजमेंट कर सके। लेकिन अभी जो आप बताएं उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि डीएम ने डायरेक्शन दिया रिप्रेजेंट करने का, वो गलत है। तो उसने रिमांड करने का उसमें अधिकार नहीं है, उसको या तो उसका अपील डिसमिस करना चाहिए या अलाउ करना चाहिए, और उसने वो अलाउ करने में डायरेक्शन दिया होगा, तब अलाउ कर दिया कि द डॉक्यूमेंट में बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, ऐसा होगा। प्रेस लगा दिया सर, उसमें वही एक प्रेस जो वर्ड है ना, इन्हीं को कैच करता है। प्रेस होने से कोई मतलब नहीं, उसको तो राइट कंटिन्यू कर रहा है, वो राइट कंटिन्यू कर रहा है। और अगर उसके बाद रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया तो फिर आगे आपके यहाँ सिविल कोर्ट वो सूट वैलिड है और मेंटेनेबल है। अब वही हम बताना चाह रहे हैं कि 10 साल लग गया लिटिगेशन में, तो जब रजिस्टर्ड होगा आपके यहाँ हो सकता है 10 साल लग जाए, 10 साल उधर लग गया, तो उसका टाइटिल पास करेगा जिस दिन रजिस्टर्ड होगा उस दिन से, वो रिलेट बैक एक्सक्यूशन से नहीं करेगा, यही फर्क है। और इस पर एक ही जजमेंट पटना हाई कोर्ट का है, इसीलिए बहुत कम लोग जानते हैं। इन ए केस ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, टाइटिल पासेज नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सक्यूशन बट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। चाहे कितनी प्रक्रिया से गुजरे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, और इस बीच में अगर कोई बेच दिया, खरीद लिया, तो वो सब वैलिड रह जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आइए जो मेन क्वेश्चन है इस पर, आपको इसमें जितने भी लोग बोले उसमें से 15/10/2013 जो बताए हैं 3 ऑफिसर, वो सही है। 15/10/13 इसमें ऑर्डर 20 रूल 7 बार बार क्यों बता रहे थे, डिग्री के बारे में क्यों बता रहे थे? अगर नया आइडिया कभी नहीं समझिएगा। तो फाइनल डिग्री किस दिन हुआ? जिस दिन कमिश्नर का रिपोर्ट कंफर्म हुआ, दैट इज द फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री प्रोसीडिंग में जज को तो कुछ करना नहीं है, कमिश्नर बांट करके दे दिया। जो प्रिलिमिनरी डिग्री में डायरेक्शन है कि मुद्दे का 2 आना शेयर, मुद्दाले इतना का 4 आना शेयर, उसका 8 आना शेयर, और किसको क्या देना लेना सारा चीज उकर की व्यवस्था वो दे देता है। कोई पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं करता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, कन्फर्म कर लेता है। तो वो दैट जैसे ही ऑर्डर 2 लाइन का होता है, 1 लाइन का भी ऑर्डर देखेंगे, अगर कोई आपत्ति नहीं है स्वीकृत किया जाता है, बस। तो ये ऑर्डर है, यही फाइनल डिग्री है, यही फाइनल डिग्री है। और ये फाइनल डिग्री से लिमिटेशन माने ये इन्फोर्सेबल हो गया, यानी कि ये लिमिटेशन चलना शुरू हो गया। और दूसरा समझ लिए इंपॉर्टेंट,
स्टैंप दाखिल करने का कोई लिमिटेशन प्रेस्क्राइब नहीं लिमिटेशन एक्ट में। पटना सिविल कोर्ट में मैंने 40 साल के बाद स्टैंप देकर फाइनल डिग्री बनवाया है। वो कोई सब जगह घूम के चले आए और बहुत बड़े आदमी का था और लखनऊ में शिफ्ट करके, पटना की करोड़ों की प्रॉपर्टी अरबों की थी। बाद में एक जूनियर उनका रिलेटिव था, वो मेरे यहाँ आता था, उसी को हम सब गाइड किए और वहाँ जा करके बहुत ऑब्जेक्शन हुआ, फिर हमने जजमेंट वगैरह दिखाया, वो जाके दिया। तो ये सब बहुत विस्तार है, अभी तो डिग्री पर भी बहुत सा प्रॉब्लम होगा आप लोग को। तो वो डिग्री के बाद फाइनल डिग्री यानी कि कमिश्नर रिपोर्ट के एक्सेप्टेंस के बाद स्टैंप दाखिल करने का कोई लिमिट नहीं है। तो मान लीजिए कि वो 10 साल के बाद करेगा, 10 साल के बाद स्टैंप दाखिल करेगा, तो उसके मर्जी से लिमिटेशन एक्ट रुका रहेगा। तो फिर 10 साल के बाद से फिर 12 साल, तो उसको 22 साल का लिमिटेशन मिल जाएगा। इसीलिए लॉ का स्पिरिट यही है। प्रोविजन बताने में, पढ़ाने में बहुत समय लगता है। हम तो ऐसे बताते हैं कि जैसे कि बोलचाल की भाषा में हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ताकि आप लोग समझ जाइए। आप पिछला मेरा कोई भी लेक्चर निकाल के देखिएगा, एक तरह का हमारा स्टाइल नहीं है। फिजिकल में भी आप लोग बहुत बार क्लास अटेंड किएंगे नहीं, मेरा फिजिकल कोर्ट में किए, फिजिकल क्लास किए हैं ना एकेडमी में, तो उसमें भी हम बताए हैं। वहाँ तो खैर बोर्ड के ऊपर लेकर के, हमारे यहाँ तो कोई हम यूट्यूबर नहीं है कि हम स्टूडियो अपना घर में बनाए हुए। हम तो इसी चैम्बर में बैठ के काम कर रहे हैं। मेरा क्लाइंट भी वेट कर रहा है, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी लंच के पहले 2 केस आर्गूमेंट किए, इसलिए फिर हमारा तो आई एम एक्टिव प्रैक्टिशनर। तो आपको ये समझ गए कि ये फाइनल डिग्री 15/10/2013 को क्या कहलाया, जो कंफर्मेशन हुआ। इट इज फाइनल डिग्री, इट इज फाइनल डिग्री। और फाइनल डिग्री से लिमिटेशन यानी इसका फोर्स शुरू हो गया, लिमिटेशन यहीं से काउंट होगा। लेकिन ये कमिश्नर रिपोर्ट को खाली दाखिल ऑर्डर को दाखिल कर देंगे, वो ऑर्डर इटसेल्फ भी फाइनल डिग्री, लेकिन वो अधूरा है। इसलिए अधूरा है कि ये ऑर्डर में पूरा डिटेल्स तो कुछ है नहीं। वो डिटेल कहाँ है? वो डिटेल है कमिश्नर के रिपोर्ट में। तो एक्सक्यूट हम नहीं कर सकते हैं। तो मान लिया जाए कि ये फाइनल डिग्री आप जैसे ही आदेश करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसमें लिखा जाता है। ध्यान रखिए, अगर आप लोग पास किए होंगे ऑर्डर तो लिखे होंगे, और नहीं मौका मिला है तो आएगा तो लिखिएगा, रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर इज हियर बाई एक्सेप्टेड। अगर ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन को डील उल करने के बाद, एंड दिस रिपोर्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनल डिग्री। तो ये ऑर्डर और कमिश्नर का रिपोर्ट दोनों मिल जाएगा और फाइनल डिग्री ऑफिस बना देगा। ऑफिस वेट नहीं करेगा स्टैंप के लिए। 15 दिन के अंदर वो ऑर्डर कंफर्म हो गया, वो क्या करेगा, डिग्री का फॉर्म लगा देगा। और फॉर्म लगा करके, और ये भी जान लीजिए फाइनल डिग्री का कोई फॉर्म सीपीसी में नहीं है, आना सिविल कोर्ट रूल्स में है। ये भी नोट कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम किसी केस में कोई नहीं है तो जो प्रिलिमिनरी डिग्री का फॉर्म है उसी फॉर्म में वो सिर्फ कमिश्नर का रिपोर्ट रहेगा और कमिश्नर का लगा अटैच रहेगा, और ऑर्डर कोर्ट का रहेगा कंफर्मेशन वाला, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन जो भी रहे। अगर कंटेस्टेड है तो 10-20 लाइन का भी हो सकता है, 10 पेज का भी हो सकता है। तो वो दोनों मिला के माने दी ऑर्डर सीट ऑफ द कोर्ट बाय विच द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर हैज बीन एक्सेप्टेड एंड द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर बोथ कंस्टिट्यूट फाइनल डिग्री। वो फाइनल डिग्री हो गया, कंप्लीट हो गया, और कोर्ट वही बना देता है, ऑफिस बना देता है। अब फाइनल डिग्री में रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर में क्या क्या रहता है, तो रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर में भी लिखा रहता है। हर रिपोर्ट में देखिएगा, वो फील्ड बुक बनाता है, मेजरमेंट करता है, मैप बनाता है, वैल्यूएशन चार्ट बनाता है, वो ऑर्डर सीट बनाता है, डायरी मेंटेन करता है, वो सब रिपोर्ट का पार्ट होता है, सब रिपोर्ट का पार्ट होता है। तो वो बन जाएगा फाइनल डिग्री, अपने आप ऑफिस बना दिया, 15 दिन के अंदर उसको टाइम है, बना दिया। अब जिसको चाहिए, एक पार्टीशन सूट में कई फाइनल डिग्री हो सकती है, कई प्रिलिमिनरी डिग्री भी हो सकती है।
अब बहुत फंडामेंटल चीज है। अब अभी नहीं सुने होंगे, नहीं पढ़े होंगे, नहीं देखे होंगे तो लगेगा कि इसका कोई जरूरत नहीं, जब प्रॉब्लम आएगा तो समझ में आएगा। तो अभी उस हम नहीं जा रहे हैं। तो वो अब हम चाहते हैं कि हमको फाइनेंशियल, मान लीजिए हम डिग्री होल्डर है, हमारे पक्ष में प्रिलिमिनरी डिग्री हुआ और हम कमिश्नर बहाल कराए, कमिश्नर रिपोर्ट कंफर्म हो गया, तो हम उस डिग्री को एक्सिक्यूट कराना चाहते हैं, तो वो एक्सिक्यूटेबल नहीं होगा। 15/10/13 से लिमिटेशन रन करना शुरू हो गया आर्टिकल 136 के हिसाब से। एक्सिक्यूटेबल कब होगा? जब 28/11/13 को वो फाइनल डिग्री टोटल स्टैंप के ऊपर इनग्रॉस्ड हो गया। उसका वर्ड है इनग्रॉस्ड अपॉन स्टैंप ऑफ रिक्विजिट वैल्यू। उसी के लिए रिपोर्ट मांगते हैं और ही वर्ड यूज होता है, इनग्रॉस्ड अपॉन स्टैंप ऑफ रिक्विजिट वैल्यू। अब ये जान लीजिए कि स्टैंप क्यों लगता है। कोई बता सकते हैं? आप लोगों में से कोई बताइए कि स्टैंप क्यों लगता है फाइनल डिग्री पार्टीशन सूट में होता है उसमें, और कहां प्रावधान है? बोलिए। ज्योति कुमार आप बोलना चाह रहे हैं, आपका म्यूट लगता है। सर हाँ सर, कोई भी डॉक्यूमेंट जो ऐसे भी रजिस्टर, उसको रजिस्टर्ड माना जाता है, एक तरह से कोर्ट से भी दिया जाएगा, तो इसलिए उसमें स्टाम्प लगेगा। हाँ, तो इसीलिए स्टाम्प हम लेते हैं। क्यों लगता है स्टाम्प? उसका प्रावधान कहाँ है? इसीलिए तो पूछ रहे हैं, लॉ बताइए। रजिस्ट्रेशन एक्ट में है सर, रजिस्ट्रेशन एक्ट में। देखिए, तो आपको बेसिक कंसेप्शन है, इसलिए बराबर फिर हम चले जाते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहीं स्टाम्प की चर्चा है? अरे स्टाम्प उसमें वो तो एक्ट अलग है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन फी, स्टाम्प एक्ट में स्टैम्प फी, और कोर्ट फीस एक्ट में कोर्ट फी। तो जो कोर्ट फी देते हैं वो जुडिशियल स्टैम्प हुआ। स्टैम्प एक्ट में जो स्टैम्प देते हैं वो हुआ नॉन जुडिशियल स्टैम्प, और एक पोस्टल स्टैम्प भी होता है, और एक रेवेन्यू स्टैम्प भी होता है। बहुत सारा प्रावधान है। खैर, तो क्यों देते हैं हम? स्टैम्प एक्ट में प्रावधान है। किस लिए प्रावधान बनाया गया? शेड्यूल भी बनाया गया उसका स्टैम्प एक्ट में। किस लिए बनाया गया? कि ये डिग्री जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर रहा है, और जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा तो सेक्शन 17 अट्रैक्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन एक्ट का। कहे कि मान लिया कि एक मकान है, 4 भाई का ज्वाइंट है, तो चारों का यूनिटी ऑफ टाइटल एंड कम्युनिटी ऑफ पोजेशन है। अब कोई नहीं कह सकता कि कमरा मेरा है, वो कहे कि कमरा मेरा है। सब कमरा में सबका अधिकार है, लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो सबका बाइफर्केट होगा, जिसको बाई बिट्स एंड बाउंड्स कहते हैं। तो जिसको जो अलाउड हुआ उसका वो कंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव हो गया, अब बाकी उससे आउस्टेड हो गया। तो ये प्रक्रिया से क्या हुआ कि राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उस अलॉटेड पोर्शन का जिसको मिला, अब बाकी का एक्सटिंग्विश हो गया। तो क्रिएशन ऑफ टाइटल एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ टाइटल जिस प्रोसेस से, जिस डॉक्यूमेंट से होता है, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। तो इस डिग्री इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन, एंड फॉर एवरी इंस्ट्रूमेंट कोर्ट स्टैंप ड्यूटी इज पेबल अंडर द प्रोविजन स्टैंप एक्ट। उसका चार्ट बना हुआ है, उसके हिसाब से इसमें लगेगा। अभी तो हाल ही में सहरसा से आज कोई है, सहरसा से हैं शिव कुमार बाबू जो एडीजे हैं, ऐसा ही प्रश्न था। इसमें होना चाहिए था उनको नॉन जुडिशियल स्टैम्प वाला, मैंने होना चाहिए था वो दूसरा स्टैम्प, कोर्ट फी स्टैम्प लगा करके दिए थे, और बाद में रिफंड वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो स्टैम्प एक्ट जो प्रेस्क्राइब करता है, वो स्टैम्प एक्ट प्रेस्क्राइब करता है, वो स्टैम्प एक्ट का नॉन जुडिशियल स्टैम्प के बारे में प्रेस्क्राइब करता है। तो उनका इनवैलिड हो गया। हमसे पूछने लगे कि सब वकील साहब आकर के बहुत हल्ला कर रहे हैं कि हमारा इतना काफी कीमत का स्टैम्प था। तो जानकारी होना बहुत जरूरी है। बेसिक फंडामेंटल कंसेप्शन लॉ का प्रोविजन का कहाँ, ये जानना जरूरी है। हालांकि जज के लिए ये नहीं जानना जरूरी कि सब कानून क्या है, क्योंकि लीगल प्रिजम्पशन है कि जजेज नो लॉ। यहाँ तक वकील के लिए भी कहा गया है कि इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ लॉयर टू नो द लॉ बट टू नो वेयर इज द लॉ। तो वकील को इतना माइंड होना चाहिए, कंससनेस, कि खोज ले, हम हंट आउट कर लें। कोई प्रॉब्लम आता है तो रोज हम लोग हंट आउट करते हैं, रोज सर्च करते हैं, रोज रिसर्च करते हैं। तो खोज लेना और खोज करके अप्लाई करना, तो यही फर्क है। तो अब आप समझ गए होंगे इनफोर्सिबिलिटी एक्सिक्यूटिबिलिटी का। ऐसा आपको हम 20 जजमेंट देंगे
जब नेक्स्ट क्लास लगेगा या फिर आपका वीडियो लेक्चर में सुनिएगा या आपको वेबसाइट पर देखिएगा, 20 जजमेंट देंगे जिसमें हाईकोर्ट लेवल तक मिस्टेक किया गया लिमिटेशन में। कोई कह दिया कि लिमिटेशन लगता है अपील में, कोई कह दिया नहीं लिमिटेशन लगता है। अब उसके बाद और स्टेज आवेगा अपील से। मान लिया कि अगर 12 साल लिमिटेशन है और जो जजमेंट के आधार पर डिग्री पे नहीं आया, जिस डिग्री का हम एक्सक्यूशन कर रहे हैं और वो एक्सक्यूशन स्टे हो गया हाई कोर्ट से या अपील ही स्टे हो गया फर्दर प्रोसीडिंग अपील का, तो जितना दिन स्टे रहा तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ऐसा बहुत चीज़ है। उसके बाद अगर मान लिए कि अभी एक केस और हमने बहस किया था, उसमें साहू जी बहुत दिन उनको सुनने में बहुत दिन लगा समझने में, तब वो जजमेंट किए थे। उसमें क्या था कि हमारा क्लाइंट लोअर कोर्ट में कंटेस्ट ही नहीं किया था, पार्टीशन सूट था भाई बहन के बीच में, वो कंटेस्ट ही नहीं किया। कंटेस्ट नहीं किया तो डिक्री बन गई। डिक्री बन गई तो वो आदमी सातिर दिमाग का था। वो क्या किया, कमिश्नर को मिला के वैल्यूबल प्रॉपर्टी टाउन का था रोड साइड में, वो सब अपने अलॉटमेंट में करवा लिया, इन लोग को खराब प्रॉपर्टी दे दिया। तब इन लोगों ने फाइनल डिग्री का अपील किया, वहाँ कमिश्नर का ऑब्जेक्शन भी नहीं दिया था, होपलेस क्लाइंट भी था। अब बहुत पुराना केस था। जब हम हाई कोर्ट में आए तो बहुत पुराने वकील थे, उनका डेथ हो गया था, तो मेरे पास क्लाइंट आया। तो उसमें यही पॉइंट था कि हाई कोर्ट में जब अपील किया हमारा क्लाइंट ने, तो इसने कोई स्टे का प्रेयर ही नहीं किया था। स्टे का प्रेयर ही नहीं किया, वहाँ फाइनल डिग्री प्रोसीडिंग चलते रहा, डिग्री बन गया। तो उसको डिग्री बनाने में 12, 13, 15 साल कुछ लग गया। और उसके बाद वो एक्सक्यूशन किया, तो एक्सक्यूशन में लिमिटेशन चैलेंज किया, तो लोअर कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि हाँ तो इसमें तो स्टे था ही नहीं, स्टे था ही नहीं, स्टे था नहीं, स्टे नहीं था तो हो गया। जो अरुण जी क्या बोल रहे थे लखीसराय से, वो लगता है कि लीव भी कर दिए। वो उनका प्रॉब्लम जो था कि हाई कोर्ट से स्टे का, स्टे अगर नहीं है तो लिमिटेशन चलते रहेगा। जब स्टे हो गया तो जितना दिन स्टे रहा वो रुका रहेगा। तो बहुत तरह का प्रॉब्लम भी आएगा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, तब आप समझ जाइएगा। ठीक है, वी हैव एक्सेटेड हाफ एन आवर नाउ। सर एक क्वेरी था। हाँ बोलिए। फाइनल डिग्री जो इनग्रॉस होगा सर, वो तो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे होगा ना? हाँ। वो उसका पैसा क्या होता है, प्रोसीजर ये, सीजदार जब रिपोर्ट करता है तो कोर्ट डायरेक्शन तो पहले ही दे देता है कि आप इतना रुपया सीजदार के रिपोर्ट के हिसाब से जमा कीजिए। तो रुपया नजारत में जमा होता है, नजारत में जमा होता है। नाजिर खुद जाके वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प ट्रेजरी से प्रोक्योर करके लाता है। इसलिए आज भी इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट फीस हो गया सिस्टम, जो आपके यहाँ सिविल कोर्ट में भी चल रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने भी है डायरेक्ट ट्रांसफर इन दी अकाउंट, उसका कुछ हेड बना हुआ है, लेकिन अभी भी स्टैम्प बिकता है और स्टैम्प पर ही सेल डीड बनता है। लेकिन उसमें एग्जम्पशन है। तो अगर वो डिजिटल डिवाइस से आ गया है और वो यूज हो रहा है तो उसके लिए रूल्स भी बन गया है। जैसे फ्रैंकिंग में पहले आया था तो फ्रैंकिंग का रूल आया, फ्रैंकिंग में भी जाली होने लगा तो ई कोर्ट फीस आ गया। ई कोर्ट में भी अभी पटना हाई कोर्ट में FIR हुआ, रजिस्ट्रार जनरल के आदेश से, मालूम ही होगा, पेपर में आया था। तो सातिर चोर सब एक से एक है, लोग कर रहा है, लोग इसमें सबका नेक्सस है। तो जो भी प्रक्रिया हो, लेकिन वो रुपया कोर्ट में जमा होता था पहले, और कोर्ट से नाजिर जाकर के वहाँ ट्रेजरी से वो स्टैम्प मंगा कर लाता था और उस पर फिर डिक्री इनग्रोस होता था। इसलिए अब समझ गए। मेरी भी क्वेरी है। हाँ बोलिए सर, एक मेरी क्वेरी है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो केस होते हैं सेल डीड एग्जीक्यूट करने के, वो सर जनरली जो ट्रेडिशन है कि PO के नाम से वो ड्राफ्ट बना के तैयार करके लेके आते। ठीक है, एकदम सही है। प्रोविजन सर, वही मैं जानना चाह रहा हूँ वही ये प्रोविजन PO के पर्टिकुलर PO के नाम से कहाँ है? प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप पढ़िएगा, हर प्लेंट में पढ़िएगा, प्रेयर जो रिलीफ रहता है उसमें लिखा रहेगा। जैसे कोर्ट के नाम से अगर हो, सुनिए ना पहले सवाल आपका हम समझ, हमारे लिए इशारा ही काफी है, आपका पूरा प्रॉब्लम समझ गया। अब हमको सुनने का पेशेंस रखिए। आप लोग तुरंत इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो खुद जवान लोगों के साथ ही प्रॉब्लम है, बूढ़े लोगों के साथ नहीं है। हम लोग पास बहुत पेशेंस है। तो
देखिए, ये जब रिलीफ में मांगता है कि डिक्री फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट be granted in favor of the plaintiff and against the defendants with a direction to the defendant to execute the sale deed in respect of the suit property within such and such time. वो प्रेयर करता है, आप अकॉर्डिंगली डिक्री दे देते हैं। उसमें ये भी रहता है फेलिंग व्हिच द डॉक्यूमेंट मे बी एक्सिक्यूटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ या बाय द कोर्ट या थ्रू द कोर्ट, ऐसा रहता है। तो जब आप डिक्री कर दिए, वो डिक्री का पालन नहीं किया, तो वो पिटीशन आपके यहाँ दे रहा है कि वो नहीं डिक्री एक्सिक्यूट किया है, टाइम एक्सपायर कर गया है, कोर्ट के द्वारा एक्सिक्यूट कर दिया जाए। तो उसमें कोर्ट का डायरेक्शन होता है कि आप जो सेल डीड बनेगा, वो सेल डीड का प्रपोज ड्राफ्ट फाइल कीजिए। तो वो ड्राफ्ट जो फाइल होता है, वो दो तरह का ड्राफ्ट है, या तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नाम से होता है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो कोर्ट में जाते नहीं, वहाँ से रजिस्ट्रार चलाता है। जैसे आप कमिश्नर इशू करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन में भी, एक्ट में भी कमीशन का प्रावधान है, जिसको वहाँ के लोग बोलचाल की भाषा में बंद कमीशन बोलते हैं। अगर कोई बीमार है, कोई पर्दा नसी लेडी है, कोई हायर डिग्निटरीज है, तो लोग को रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ का ऑफिसर, वहाँ पर ऑफिसर को नोटिफाई कर दिया जाता है, इवन क्लर्क को भी नोटिफाई कर दिया जाता है, दैट बिकम्स रजिस्ट्रार फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस है। और घर पर जाके उसका एक्सक्यूशन उसके सामने एडमिट करेगा, वो लिखेगा सो एंड सो हैज अपीयर्ड बिफोर मी एंड एडमिटेड द एक्सक्यूशन। जो सेक्शन 59 रजिस्ट्रेशन एक्ट देखिए, उसमें इंडोर्समेंट में लिखना पड़ता है रजिस्ट्रार को। 3 तरह का ABCD 3 बना हुआ है, उसको पढ़िए तो समझ में आएगा। तो वो फंक्शन रजिस्ट्रार के कोर्ट में भी हो सकता है, रजिस्ट्रार स्वयं भी जा सकता है, रजिस्ट्रार अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को भेज सकता है, इवन जूनियर क्लर्क को भी भेज सकता है। तो जिसको वो ऑथराइज करता है, वो सब बन जाता है रजिस्ट्रार, उसको जुडिक्शन वेस्ट हो जाता है। जैसे आप कमिश्नर बहाल करते हैं, अगर आप सब जज हैं तो कमिश्नर बिकम्स पब्लिक सर्वेंट फॉर दैट पर्पस। अगर कमिश्नर को कोई मारपीट कर दिया, कुछ ऑफेंस हो गया, तो उसको पब्लिक सर्वेंट का जो प्रोटेक्शन है वो मिलेगा, और उसको सारा राइट एंड ऑथोरिटी है। हम तो बहुत सा ऐसा अर्ली एज में 70 के दशक में कमीशन किए हैं, जहाँ की गोली भी चली, बंदूक भी चला, डिस्टर्ब किया, लेकिन कमीशन वर्क एक्सिक्यूट कर दिया। चूंकि आई वॉज नोइंग दी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ, फंडामेंटल प्रिंसिपल लॉ, थाना इंचार्ज को समन किया, फोर्स लेके आ गया, सारा काम कर चुके हैं। इसलिए ग्रास रूट से हमको ये नहीं कि हम आज वन फाइन मॉर्निंग आ गए, 20 साल ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस किया, 31 साल से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए सारा अनुभव के आधार पर, बहुत चीज़ लिखा हुआ नहीं है किताब में, तो कुछ लॉ का प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस के हिसाब से होता। तो इसमें है क्या, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड पावर। आप खाली इनहेरेंट पावर जानते हैं 151 में, लेकिन इम्प्लाइड पावर है। जैसे आप किसी को डायरेक्शन दे दिए और नहीं कर रहा है, तो किसका ड्यूटी है? तो आपका ड्यूटी है। इट इज योर इम्प्लाइड ड्यूटी एज वेल एज पावर। तो आप अपने एक्सिक्यूट करेंगे। तो अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, आप बिजी ऑफिसर हैं, कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो वहाँ से रजिस्ट्रार आएगा। दूसरा तरीका है कि बाई जुडिशियल ऑर्डर आप सिलसिलेदार को, अपने बेंच क्लर्क को या कोई हेड क्लर्क को सिविल कोर्ट का ऑथराइज करते हैं। तो जब ड्राफ्ट अप्रूव हो जाता है, तो उसमें लिखा रहता है, उस क्लर्क का नाम मुखीर में लिखा रहेगा। सबसे पहले जो ओरिजिनल वेंडर जिसका है, ओरिजिनल, जैसे ए ने बेचा बी को, तो जो सेल डीड का ड्राफ्ट आवेगा उसमें बेचने वाला का नाम ए ही रहेगा, और उसके बाद रहेगा थ्रू सब जज 4 मुजफ्फरपुर सो एंड सो आपका नाम रहेगा, या फलाना क्लर्क ड्यूली ऑथराइज बाई ऑर्डर डेटेड सो एंड सो पास्ट इन टाइटिल सूट नंबर सो एंड सो, तो आपका क्लर्क जाके कर देगा। समझ गए सर? एक क्वेरी है सर। हाँ बोलिए। एग्जीक्यूशन मैटर में सर, हाँ, उसमें कमिश्नर रिपोर्ट आ गया, उसमें ऑब्जेक्शन आता है अदर साइड से, और ऑब्जेक्शन के साथ दिया जाता है, और आपका ऑब्जेक्शन तो हालांकि बहुत वेग टाइप का। आप एक्सक्यूशन में ऑब्जेक्शन है कि फाइनल डिग्री के टाइम में ऑब्जेक्शन है? एग्जीक्यूशन में सर। तो एक्सक्यूशन में किस बात के एक्सक्यूशन था? कमिश्नर किस बात के लिए डिप्यूट हुआ था? क्या एक्सिक्यूट करना था? नहीं, हाँ, वो जो फाइनल डिग्री में जो हुआ था सर, तब हाँ ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। फाइनल डिग्री में जी सर, प्रिलिमिनरी के बाद जो फाइनल डिग्री हुआ, तो उसको एक्सिक्यूट करने के लिए सर, तो कमिश्नर वहां
पर गए, वहाँ बहुत मुश्किल के बाद बहुत समस्या हुई सर, उसमें मेनी टाइम्स उसमें पिटीशन आया, तो हम लोग को ह्यूमन फोर्स भी भेजना पड़ा वहाँ। हाँ ठीक है। तो अल्टीमेटली वो करा दिया। आपकी आवाज कट रही है, आप अपना ऑडियो ठीक कीजिए, आपकी आवाज कट रही है, आप ऑडियो ठीक कीजिए, फिर से कीजिए, रिकनेक्ट कीजिए। जी हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। अब क्लियर जा रही सर आवाज? हाँ बोलिए ना, बीच बीच में कट जाता है, शुरू में ठीक था। हाँ कमिश्नर रिपोर्ट को कंफर्म करने के लिए चल रहा है सर, उधर से ऑब्जेक्शन है। देखिए, और वो पेनड्राइव है सर। इसी सुनिए, कंफर्म कमिश्नर रिपोर्ट कंफर्म होता है सिर्फ सूट में फाइनल डिग्री के प्रोसीडिंग में, एक्सक्यूशन में कंफर्म करने का क्या प्रावधान है? नहीं, अभी एफडी की बात कर रहे हैं सर, वो हम चूंकि एक्सक्यूशन का चर्चा चल रहा था इसलिए हम बोल दिए, वो एफडी फाइनल डिग्री। तो फिर आप शुरू से इसीलिए कहते हैं आप लोग अनमाइंडफुल रहते हैं। अरे फाइनल डिग्री के प्रोसीडिंग एक्सक्यूशन नहीं होता है, वो सूट ही होता है। वो पार्टीशन सूट या जो भी 2 डिग्री वाला सूट है, वो सूट जब तक टर्मिनेट नहीं होता है, जब तक कि फाइनल डिग्री नहीं बनती है, स्टिल सूट इज पेंडिंग। प्रिलिमिनरी डिग्री 20 साल पहले पास हुआ, 20 साल से अभी फाइनल डिग्री नहीं बना, ऐसा बहुत मुकदमा है, तो अभी तक वो सूट पेंडिंग है, कोर्ट को सब अधिकार है। तो एक्सक्यूशन नहीं, आप बोलिए कि फाइनल डिग्री प्रोसीडिंग, फाइनल डिग्री प्रोसीडिंग के अंदर कमिश्नर का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन फाइल हुआ, यही ना आपका सवाल है? ऑब्जेक्शन हुआ, उस पर आप क्या आपके यहाँ सुनवाई चल रही है, यही ना? बिल्कुल सर, सुनवाई चल रही है, तो आप हाँ सुनवाई चल रही है, तो आप वो रिपोर्ट को कंफर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही ना? हाँ, रिपोर्ट कब कंफर्म होगा? और वहाँ हमारा ये है हाँ, मेरा वहाँ ये जो स्पेसिफिक क्वेरी है वो ये है कि उस समय पेन ड्राइव अगर कोई दिया जाता है, वो उसकी क्या रिलेवेंसी होगी? पेन ड्राइव दिया जाता है, पेन ड्राइव दिया जाता है, वीडियो फुटेज दिया जाता है, किस बात के लिए? एक वीडियो फुटेज जो है। अब ऐसा बताइए, आप यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, बट आप शॉर्ट में बताइए कि घटना क्या हुआ था। कमिश्नर रिपोर्ट दे सका, पूरा जो काम डायरेक्शन था बंटवारा करने का था, कमिश्नर रिपोर्ट आ गया, पार्टीशन करने का था। सर हर्षवर्धन जी का कहना ये है कि जो ऑब्जेक्शन लेकर के आए हैं वो साथ में एक पेन ड्राइव देते हैं जिसमें वीडियो फुटेज दे रहे हैं, ठीक है। तो उस वीडियो फुटेज का ऑब्जेक्शन के साथ क्या रेलिवेंसी है, हम उसको कहाँ तक बता रहे हैं? पहले उसके पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा रियर गियर लगाना पड़ेगा उसको समझाने के लिए। ऐसे ऑफेंड लॉ में नहीं होता है, लॉ इज not based on common sense, it is based on the statutory provision of law, but one must have common sense to appreciate the law. कॉमन सेंस का संबंध है, बट इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस ही बड़ा हो जाएगा, लॉ कुछ नहीं है, तो अपने दिमाग से तो मिस इंटरप्रिटेशन ये सब होते रहेगा। मिस इंटरप्रिटेशन के लिए भी कॉमन सेंस चाहिए। लेकिन आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर को काम था फाइनल डिग्री बनाना, माने कि बंटवारा करके तख्ता लगा करके, कहीं तख्ताबंदी बोलते हैं, कहीं फटबंदी बोलते हैं, कहीं पटबंदी बोलते हैं, जो भी हो वो उसको पार्टीशन करके और नक्शा के साथ रिपोर्ट देना था। तो कमिश्नर ये काम पूरा नहीं कर सका डिस्टरबेंस के वजह से, कि पूरा करके दिया नहीं सर, वो काम पूरा हो गया, पूरा करके दे दिया, पूरा करके दे दिया। तब वीडियो फुटेज से क्या देख के आप देखे, तो आप बताइए उसमें क्या था वीडियो फुटेज? नहीं सर, अभी तक हमने वीडियो फुटेज नहीं देखा। अच्छा, अच्छा नहीं देखा है, लेकिन जो वकील साहब ऑब्जेक्शन दिए हैं वो राइटिंग में ऑब्जेक्शन में क्या ऑब्जेक्शन लिए हैं? क्या लिए हैं बताइए? उनका यही था कि जो डिग्री के अकॉर्डिंग जो पटिशन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। कमिश्नर जो है वो प्लेंटिफ के फेवर में है। अच्छा। और जो प्लेंटिफ यानी जो डिग्री होल्डर है उनका कहना है हम तैयार हैं, अगर यही है कि हमको दूसरे हिस्से में दे दिया गया, इनको दूसरे हिस्से में, तो ये हमारा हिस्सा ले लें, हम दूसरे हिस्से पे काबिल हो जाते हैं। हाँ सुन लीजिए, तो आप समझ गए, प्लेंटिफ स्टैंड इज वेरी फेयर
और प्लेंटिफ सच्चाई पर है, डिफेंडेंट उसको डिले करना चाहता है। दूसरी बात, जो एडवोकेट कमिश्नर का रिपोर्ट ऑर्डर 26 में होता है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है, सर्वेइंग के प्रिंसिपल से नापा उपा जाता है, तो उसका ऑब्जेक्शन सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पर होगा। ये कह देना कि मेल में चले गए, गलत कर दिए कुछ नहीं। और वीडियो फुटेज का कोई मारपीट हो गया, धक्का धुक्की हो गया, स्पॉट पर नहीं गए, उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। खास करके इस बात को आप कोट कीजिएगा कि वो अगर पिटीशन में नहीं लिखे हैं तो आप कहिएगा ओपन कोर्ट में इस तारीख को उन्होंने लर्नेड एडवोकेट ऑफ डिफेंडेंट सबमिटेड लाइक दिस, एंड एडवोकेट फॉर प्लेंटिफ सबमिटेड लाइक दिस, ही इज रेडी टू एक्सचेंज दी allotment prepared by him. He is ready to accept the allotment of defendant and forgive his own allotment. So his stand is very fair. Therefore the objection is rejected. और ये भी लिखिएगा कि उनको एक मौका दिया प्रतिवादी को कि ऑफर को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं। अगर वो कह दिया कि हाँ ठीक है बदल लिए तो सो मच सो गुड। अगर वो नहीं तैयार हुआ तो समझिए फाइंडिंग दीजिए कि हिज इंटेंशन इज मॉडिफाइड, ही वांट टू डिले द मैटर, हिज ऑब्जेक्शन इज रिजेक्टेड, रिपोर्ट इज कंफर्म, रिपोर्ट इज कंफर्म। थैंक यू सर एक और क्वेश्चन है सर, छोटा सा। हाँ बोलिए। फाइनल डिग्री की प्रोसीडिंग में हमारे आप कहाँ से? आप सहरसा से हैं न? जी मैं गोपालगंज से हूँ सर, अमित कुमार शर्मा। ओ अच्छा, गोपालगंज में है, ठीक, बोलिए। तो फाइनल डिग्री में एक पक्ष को पार्टी बनाया गया, इंटरवेनर बन गए फाइनल डिग्री में। वो मूल जो सूट था, यानी जो मेन सूट था, उसमें वो डिफेंडेंट थे। अच्छा। तो मगर फाइनल डिग्री प्रोसीडिंग में उनको पार्टी नहीं बनाया गया, तो वो फिर इंटरवीन कर गए और उनको बस बाद में पार्टी बना लिया गया। ठीक जी। तो मगर जब हम देखते हैं कि जब वो प्रिलिमिनरी डिग्री थी वो अपील तक गई, अपील में भी उनको, जबकि वो पार्टी थे, डिफेंडेंट थे, मगर उनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया गया। अब फाइनल डिग्री की प्रोसीडिंग में मेरे सामने वो पार्टी है और उनका कहना है कि हमको, चूंकि हम डिफेंडेंट थे मूल सूट में, और हमको हमारा भी शेयर होता है, और हमको वो जो आपका प्रॉब्लम समझ गया। आप बताइए अब आपको क्या फील होता है, पहले आप अपना ओपिनियन हमको बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप पहले अपना ओपिनियन बताइए। कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड द डिग्री। बस हो गया, जवाब आपका वही हो गया। प्रिलिमिनरी डिग्री इज बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द पार्टीज बट ऑन द कोर्ट ऑल्सो एट द स्टेज ऑफ फाइनल डिग्री। आप कुछ नहीं कर सकते कि इसका शेयर है कि नहीं है। और भी अपील से हो गया तो एक दूसरा कानून है, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। आप जानते हैं, आप लोग नाम सुने हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का? अगर नहीं सुने हैं तो नोट कर लीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर कहता है कि अगर लोअर कोर्ट का जजमेंट अपहेल्ड हो गया हायर कोर्ट से, अपलेट कोर्ट से, तो वो लोअर कोर्ट का जजमेंट मर्ज कर जाता है ऑटोमेटिकली इन दी हायर कोर्ट। तो अब आपके सामने अभी आपके सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते, यू हैव नो जुडिक्शन। उनका पिटीशन सीधे रिजेक्ट करिए, 10-20 डेट चला होगा बेकार, तुरंत उसी डे उनको तो पार्टी नहीं बनाना चाहिए था। हाँ सर, पूछने का कारण केवल ये था कि प्राइमा फेसी दिखाई दे रहा है कि हाँ वो एक शेयरर है, और उसका आपको देखने का अधिकार ही नहीं है। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द प्रिलिमिनरी डिग्री। राइट टाइटिल कंक्लूसिव हो गया, डिसाइडेड 1963 सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए बताया कि आप उसको याद रखिए। और दूसरा बता दिए डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर जो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है, ये दोनों आपको कोई पावर नहीं, यू आर पावरलेस टू ऐड हिम। अगर किए हैं तो गलत किए हैं। और अभी भी आप उसका बहुत ऑब्जेक्शन करता है, पिटीशन रिजेक्ट करके उसको पार्टी से स्ट्राइक आउट कर दीजिए। ऑर्डर 1 रूल 10 में पावर है, किसी स्टेज में आप स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। उसको स्ट्राइक आउट कर दिए, चूंकि डिग्री में उसका नाम नहीं रहेगा तो फिर 10 साल के बाद उसका बाल बच्चा कहेगा कि हमारा भी डिग्री है। इसका फार रीचिंग कंसिक्वेंसेज होता है। अभी तो देयर आर माइल्स टू गो, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। बहुत चीज आपको आएगा सिविल, लेकिन हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है सभी ऑफिसर से कि बी सिंसियर, बी केयरफुल, गो थ्रू द प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड बी अलर्ट एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग क्लास, आइदर फिजिकल एंड वर्चुअल। आपका जितना प्रॉब्लम है लिमिटेड टाइम में बताना, इट इज ए डिफिकल्ट टास्क।
और कोई भी फैकल्टी आपको स्पॉन्टेनियसली हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। फिर भी हम कोशिश करते हैं, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, किसी भी लॉ का कोई भी टॉपिक हो, उसको समझाने का, ताकि आप समझ जाइए। और रूलिंग तो आप खुद खोज सकते हैं, उतना तो खुद आता है, आपके मोबाइल में सारा चीज़ है, जो जिस पॉइंट पर चाहिए खोज ले सकते हैं। आईपॉट भी आपके पास है, सिस्टम भी है, सारा चीज़ है। आप चाहिए, वेयर देयर इज वे देयर इज ए वे, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। लेकिन जानना हमारा फोकस है कि आई मस्ट नो वेयर इज द लॉ एंड व्हाट इज द लॉ, जितना आपका पर्पस सर्व करे, जितना आपको काम हो। और इसीलिए पिछला लेक्चर में भी इस सेम टॉपिक को रिपीट किया गया। अब देखिए, हमको तो क्या बोले वहां पर, हमको तो याद नहीं है अभी, लेकिन आप लोग को दे रहे हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट कीजिएगा। पिछला लेक्चर मेरे ख्याल से वो 27 जनवरी को होगा या 17 या 18 जनवरी का होगा। उसमें जो आपका फर्स्ट बैच थे सब्जेक्ट्स के, उसमें कुछ अलग बताए हैं, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पहले फिजिकल क्लास में बताए, वो हमको याद नहीं है डिग्री के बारे में, वो अपलोड है कि नहीं। तो अभी कंपेयर एंड कंट्रास्ट कीजिएगा। आज का लेक्चर भी आपको रात में यूट्यूब पर आ जाएगा। जिनको कुछ छूट गया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो फिर आप सुन लीजिएगा, ठीक है। सर एक सर इसी से रिलेटेड एक लास्ट, सर अगर परमिट करें। बोलिए। आई अंडरस्टैंड कि सर का टाइम बहुत कंस्ट्रेंट है। हाँ, बोलिए। बस सर, जैसे बहुत सारे केसेस अब हम लोग देख रहे हैं कि लोग फाइल ही करते हैं पार्टीशन सूट, ताकि वो पार्टीशन करने के लिए कॉम्प्रोमाइज फाइल कर सके और कॉम्प्रोमाइज करके डिग्री ऑब्टेन कर। तो वैसे केसेस में क्या करते हैं कि ये लोग सूट फाइल करेंगे, और सूट फाइल करने के बाद एक कॉम्प्रोमाइज पिटीशन फाइल कर देंगे, और उसके बाद जो 2, 4, 5 लोग हैं वो लोग आके गवाही करा के कहते हैं कि सर अब हम लोगों का कॉम्प्रोमाइज हो गया, अब इसका डिग्री कर दीजिए। सर तो वैसे केसेस में जहाँ कॉम्प्रोमाइज हो गया, वहाँ फाइनल डिग्री ड्रॉ होगा डायरेक्टली। दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। कौन कह दिया? प्रीलिमिनरी डिग्री भी हो सकता है, फाइनल डिग्री। हाँ, इसलिए सर से पूछा जा रहा है। तो सर अगर हम प्रिलिमिनरी डिग्री ड्रॉ करते हैं, उसके कॉम्प्रोमाइज पिटीशन को उस प्रिलिमिनरी डिग्री का पार्ट मान लेते हैं, तब फिर हमको आगे बढ़ने की कब आवश्यकता है। और दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग उसको फाइनल डिग्री ट्रीट करते हैं, तो सर बार बार वकील साहब कहते हैं कि सर हमारा स्टैम्प वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप इसको उसमें ऑर्डर शीट में मत लिखिए कि स्टैम्प ड्यूटी पे करे और तब फाइनल डिग्री उस पर ड्रॉ किया जाए। तो सर ये भी कई बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आ रहा है। ठीक है, समझिए। लोग चाहते हैं कि हम स्टैम्प ड्यूटी इवेड करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 एस्पेक्ट उसका हम बताएंगे, ध्यान से सुनिए, और जरूरत हो तो उसको नोट भी कीजिए, एकदम याद रखिए। आजकल बहुत तरह का कॉलूसिव सूट भी आता है। तो जहां पर पार्टीशन या कोई भी सूट फाइल हुआ, तुरंत कंप्रोमाइज हो गया, कानून में कोई ये नहीं, हम तो 1 महीना के अंदर सूट डिस्पोजल करा दिए कंप्रोमाइज करके। लेकिन आजकल थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, कहीं कहीं केसेस मिला है। तो आपको इस नज़रिए से इनिशियल स्टेज में आपको देखना होगा कि कॉलूसिव तो नहीं है। यही वजह है कि पार्टीशन सूट आया, तो आप बेसिस ऑफ सूट, ये सब जो आप इंट्रोड्यूस हुआ आजकल, पहले तो फाइल नहीं होता था। प्रावधान तो ऑर्डर 7 में, ऑर्डर 8 में पहले से सीपीसी में जब से है कि प्लेंट के साथ डॉक्यूमेंट चाहिए, डब्ल्यूएस के साथ डॉक्यूमेंट चाहिए अपॉन व्हिच द पार्टी रिलाई। लेकिन अब एकदम आप लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके बगैर प्लेंट एडमिट ही नहीं होता। तो बेसिस ऑफ द सूट से आप एग्जामिन कीजिए, खुद रिपोर्ट पर मत जाइए सेदार के, और उससे ट्राई कीजिए कि कॉलूसिव है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करें, एक बार उसको इंक्वायरी कर लीजिए, ठीक है, प्राइमा फेसी लगता है तो प्रोसीड कर जाइए। अब कंप्रोमाइज कितना दिन के अंदर आ गया है, इसको भी थोड़ा देखिए। सम्मन्स के बाद आया, बिना सम्मन्स के आया, तरह तरह का होता है। कोई सम्मन्स के बाद आता है, कोई बिना सम्मन्स के भी आ जाता है, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि अगर डिफेंडेंट अपेयर कर गया तो सम्मन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो सब को आप सर्टेन कीजिए, कंडक्ट ऑफ द पार्टी, जो सरकमस्टांस। कानून के अलावे 2 चीज़ और है, कंडक्ट इज ए वेरी रेलिवेंट। सिर्फ क्रिमिनल ट्रायल में लोग कंडक्ट के सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन करते हैं, और सिविल ट्रायल में भी कंडक्ट बहुत रेलिवेंट होता है कभी कभी। और सरकमस्टांशियल एविडेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। तो वहाँ तो सरकमस्टांशियल एविडेंस प्लेस ऑफ अकरेंस पर देखा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, चेन मिलाया जाता है। यहाँ तो सरकमस्टांस जो है वो रिकॉर्ड पर अपीयर करता है,
और वो करता है पार्टीज के कंडक्ट से, एंटीरियर कंडक्ट और पोस्टेरियर कंडक्ट, जो सूट के बाद जो हुआ ड्यूरिंग डिपेंडेंसी या डिग्री के बाद या उसके पहले, तो खैर वो बहुत गहन विषय हो जाएगा। आपका प्रॉब्लम है कि पहले एक सॉर्ट आउट कर लीजिए कि कॉलुसिव है कि नहीं है, और दूसरा क्या है कि अगर प्रेयर है कॉम्प्रोमाइज में कि हम लोग ने जो प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट था उसका बंटवारा आपस में कर लिया है, कोर्ट से बंटवारा करने की आवश्यकता नहीं है, तख्ताबंदी कराने की आवश्यकता नहीं है, डिक्री तस्वीर के हिसाब से पारित कर दिया जाए, तो वो आप सीधे एक लाइन भी लिखेंगे कि कॉम्प्रोमाइज इज एक्सेप्टेड, लेट दिस कॉम्प्रोमाइज बी मेड पार्ट ऑफ द डिक्री, बस हो गया, तो वो फाइनल डिक्री हुआ, वो फाइनल डिक्री हुआ। लेकिन अगर प्रेयर ही में ऐसा लिखा हुआ है कि अभी हम लोग ये बांट लिए हैं और कुछ छूटा हुआ है, या अभी हम लोग अलग अलग इसको यूज करेंगे फिर बाद में इसको बांटेंगे, इस पर बहुत अच्छा जजमेंट है 1951 पटना, बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस मैटर भी साहू जी के हम बहुत केस बहस किए थे। तो उसका एक प्रिंसिपल बता देते हैं, जजमेंट आप खोजिएगा, प्रिंसिपल समझ जाइए तो सब समझ में आ जाएगा। वो प्रिंसिपल है कि बाई कॉम्प्रोमाइज इफ इट अपीयर्स दैट समथिंग act in furtherance of that compromise is required to be done, then it is a preliminary decree. And nothing is required to be done, everything is clear, then it is a final decree. यही प्रिंसिपल आप नोट कर लीजिए। अगर आगे कुछ करना है तो वो फाइनल डिग्री नहीं है, प्रीलिमिनरी डिग्री। फिर फाइनल डिग्री की प्रक्रिया जब उसको मर्जी होगा बनावेगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन निकाल देगा। हाँ तो बता ही तो दिए 1951 प्रिंसिपल बताया। हाँ प्रिंसिपल बता दिए 1951 पटना है, पेज अभी याद नहीं पड़ रहा है, सबका भी और पूछना पूछ लीजिए। अब सर एक लास्ट वो बता दिया जाए कि जब मान लेते हैं अब ये हमने डिसाइड कर दिया, डिसाइड करने पे ये फाइनल डिग्री का नेचर लगता है, अब वकील साहब वहां से भागना शुरू कर देते हैं। भागने से क्या, वकील तो वकील साहब जो कहेंगे तो जो मरीज को भावे वही वैध फरमावे, ऐसा तो नहीं होगा। मरीज को डॉक्टर कहता है कि आपको अभी चावल नहीं खाना है 1 सप्ताह, और कहेगा नहीं बिना चावल के तो हम रह ही नहीं सकते हैं, तब अपना उसका नुकसान होगा। अब वकील साहब अपने इंटरेस्ट में बात करते हैं या क्लाइंट के इंटरेस्ट। हम बोलना चाह रहे थे कि अगर सर वो जो जिसको हम फाइनल डिग्री मान के चल रहे हैं वो स्टैम्प पेपर पे शैलेश है यहाँ पर, सुनो आनंद सर, वो स्टैम्प पेपर पे ड्रॉ नहीं होकर के जो नॉर्मल पेज पे फॉर्मेट में ड्रॉ होता है उसी पे ड्रॉ हुआ है, तो उसका लीगल सैंक्टिटी में क्या कोई क्वेश्चन मार्क उठता है? नहीं, वो तो अभी कहा जैसे वो उसको जब यूज करेगा वो आपका जवाब तो उसी में है जो हम बताएं। अगर कंप्रोमाइज डिग्री हो गया, कंटेस्टेड डिग्री हो, दैट डज नॉट मैटर। अगर वो फाइनल डिग्री है तो इस टाइम पर होगा, अगर नहीं हुआ है तो उसका से टाइटल उसको पास नहीं करेगा। टाइटल पास करेगा, खरीदने बेचने का अधिकार उसको नहीं रहेगा। अब रुकिए, अब जजमेंट दिखा देते हैं। हम लोग बहुत तंग कर रहे हैं तो जजमेंट भी लिखिए, अभी और 10 मिनट लगेगा, बता देते। कोई बात नहीं। आपके तो लर्नेड मित्र नाराज हो गए, एकदम अंग्रेजी बखाड़ने लगे, तो हमको तो सर हम लोग उनको मना लेंगे क्या? तो आप ना नाराज हो, बस हम नाराज होके क्या करेंगे? अभी परसों भी मिलना है सर से। सर जो भी बताया जा रहा है अच्छा बताया जा रहा है, अब बताया जा रहा था, हमारा क्लाइंट भी वेट कर रहा है, कितना बताएंगे। लगातार सुन रहे हैं सर। सर का क्लास हम लोग को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है अभी। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, यही चीज हम चाहते हैं। जब आपका इंटरेस्ट रहेगा तो मेरा इंटरेस्ट रहेगा, अदरवाइज वो जो कहावत न भैंस के आगे बीच में जावे भैंस रहे पगुराए, वो बहुत कहावत, वो आदमी को कितना हो। ऐसी बात नहीं है। हाँ सर, हमारे जस्टिस में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनरेबल का चल रहा है। हाँ, और हम आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है। अब लिखिए, जो जितना आपको जितना प्रिंसिपल बताए हैं सबका जजमेंट लिखा देते हैं। आप लिखने के लिए तैयार रहिए। हाँ तैयार है। वेस्ट बंगाल कॉरपोरेशन वर्सेस स्वदेश एग्रो।
कॉर्पोरेशन वर्सेस सुरेश स्वदेश एग्रो। AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट। पेज है 3421। 1 घंटा जितना लेक्चर दिए हैं वो सब चीज इसी में लिखा हुआ है। फिर अपने से पढ़िएगा तो आपको जैसे प्रोग्रामिंग हो जाता है, ब्रेन में एकदम इनग्राफ्टेड हो जाएगा। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कब स्टार्ट होगा, क्या होगा, फाइनल डिग्री, प्रीलिमिनरी डिग्री, सब इसमें डील किया हुआ है। फिर दूसरा जजमेंट लिखिए, हमीद जोहरन वर्सेस अब्दुल सलाम। कब डिग्री इन्फोर्सेबल होगा, कब एक्सिक्यूटिबल होगा, इसमें बहुत अच्छा से डील किया गया है। AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 3404। बदल के ले आओ, ठंडा हो गया। 3404। अब जो हम बताए फाइनल डिग्री के बारे में कि स्टैम्प पर आवेगा तभी फाइनल डिग्री माना जाएगा, उसके लिए लिखिए, शंकर बलवंत लोखंडे वर्सेस चंद्रकांत शंकर लोखंडे। शंकर बलवंत लोखंडे वर्सेस चंद्रकांत शंकर लोखंडे। फिर दूसरा एक बताए थे कि जिसके पक्ष में डिग्री हुआ मुद्दई के ऊपर निर्भर नहीं करता है लिमिटेशन की, 10 साल के बाद देगा तो उसका फायदा उठाएगा, उसका डायरेक्ट उसका जजमेंट है चिरंजी लाल वर्सेस हरिदास। 3 जजेस डिवीजन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट 2564। चिरंजी लाल वर्सेस हरिदास AIR 2005 SC 2564। 12-24 से लेकर 27 तक पढ़िए, उसी में सारा चीज मिल जाएगा। और इसी जजमेंट में पूरा लिखा हुआ है जो बताए स्टैम्प एक्ट क्या जरूरत है, कैसे आप बनेगा और कैसे डेट एक्सिक्यूट होगा, सब बहुत ही सब इंपॉर्टेंट जजमेंट। ये सब समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जजमेंट है। अब स्टे वाला पर लिखिए, स्टे हो जाएगा तो क्या होगा, इस पर है विमल कुमार वर्सेस शकुंतला देवी। विमल कुमार वर्सेस शकुंतला देवी 2012 वॉल्यूम 3 SCC 548। और सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है 3 जजेस बेंच का सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कुछ प्रीवियस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का डिस्टिंग्विश भी हुआ है। चंडी प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस जगदीश प्रसाद एंड अदर्स। फिर से बोलिएगा सर प्लीज। चंडी प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस जगदीश प्रसाद एंड अदर्स।
2005 इस इम्पोर्टेंट, इसमें समझने के लिए आपको कुछ डेट भी हम नोट करते हैं। यह है 2005 वॉल्यूम 1 पीएलजेआर सुप्रीम कोर्ट, ब्रैकेट में SC कर दीजिए, 347। इसका फैक्ट्स क्या था नोट कीजिए। प्रीलिमिनरी डिग्री 25/4/62 को बना था। प्रीलिमिनरी डिग्री ऑन 25/4/62, फाइनल डिग्री ऑन 7/5/68, एक्सक्यूशन फाइल्ड ऑन 6/8/68। That execution was dismissed for default. Second execution was filed on 26/3/97। 26/3/97। हाँ, सेकेंड एक्सक्यूशन फाइल हुआ। अब इसमें प्ली लिया गया था कि हम अपील में चले गए थे और अपील के वजह से जितना दिन अपील पेंडिंग रहा वो सस्पेंडेड रहेगा लिमिटेशन, ये प्ली लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने SLP में ही डिसमिस कर दिया। इसलिए डिसमिस कर दिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का भी एक अपवाद है। अगर टेक्निकल ग्राउंड पर अपील डिसमिस हो गया तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर अप्लाई नहीं करता है। तो अपील फाइल किया, बाद में वो अपील डिसमिस हो गया था लिमिटेशन के पॉइंट पर कि बार्ड वाई लिमिटेशन था, इसलिए उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो अपील डिसमिस हो गया था 21/3/69 को। और फिर उसके अगेंस्ट में सेकंड अपील हुआ था और सेकंड अपील के बाद फिर रिमांड हुआ था और रिमांड होने के बाद फिर फर्स्ट अपील डिसमिस हुआ 4/1/74 को। ये सब जंगल दिखा करके वकील साहब हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खूब डंका बजाए कि इसमें तो सब लिमिटेशन एक्सक्लूड हो जाएगा। तो अंत में कोर्ट ने कह दिया कि एक्सक्यूशन नहीं चलेगा। सेकेंड अपील भी डिसमिस हो गया था और एक्सक्यूशन भी इस केस का डिसमिस हो गया। सोच लीजिए, जिस आदमी को डिक्री मिला, अब कहिए कि बहुत हार्श रेमेडी है, कुछ नहीं। ये लिमिटेशन में कोई मर्सी नहीं है कोर्ट के पास, वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया ये केस। बड़ा जजमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई जजमेंट साइट हुआ है। सर बस पेज नंबर एक बार बता दीजिए। ठीक है, पेज नंबर सुप्रीम कोर्ट, हाँ पेज है 347। EAIR SCC वगैरह सब में होगा, नेट पर अवेलेबल रहता है, सब जगह खोज लीजिएगा। आई थिंक आई हैव कवर्ड ए लॉट। आपको तो हम लगता है कि 2 घंटा एक्सीड कर गए। हाँ, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू ऑल ऑफिसर्स। Thanks a lot, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।